कल मैंने आपको कोर्स की आउटलाइन दी थी, क्या क्या हम इस कोर्स में करेंगे। तो बहुत सारे व्यक्ति इसको यूट्यूब में भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या क्या हम करेंगे। तो इसमें हम 2020 मतलब 2024 से पीछे तक, काफ़ी 2029 जहाँ तक भी हम जा पाएंगे, सारे क्वेश्चन पेपर्स लेंगे, उनको सॉल्व करते रहेंगे। एंड उसके साथ साथ जितने भी नेट के सिलेबस में टॉपिक हैं वो सब कवर करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड अच्छे अच्छे रिजल्ट और टेक्निक्स और एग्जाम को जो सॉल्व करने की है टेक्निक वो करेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स होता ही इसलिए है कि आपने जो भी सीखा है उसको आप मैक्सिमाइज कैसे करें। ठीक है, अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें, इसीलिए क्रैश कोर्स होता है। क्रैश कोर्स का जो 20 डेज का है, 20 डेज में आप ये नहीं कर सकते कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इसका ये क्या होता है, वो सीखने का समय नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, आपने भी ऐसा पाया होगा कि जब आप परीक्षा में जाते हैं, आप बड़ी तैयारी से गए और फिर परीक्षा में आने के बाद आपको यह अनुभव हुआ कि मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा अगर करता तो शायद अच्छे मार्क्स हो सकते थे। और कई बार आप दूसरी बार जब पेपर देते हैं, कुछ 6 महीने का प्रयास करने के बाद, तो फिर आपके नंबर अच्छे भी आते हैं, कुछ गलतियों में सुधार भी होता है। तो वही सुधार हम इन 20 दिनों में ही कर सकते हैं, ये आपसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इन 20 दिनों में वही सब हम सीखेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स जो मैं यूज करता था नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो CSI नेट में मेरा जैसे GRF रैंक 4 है, तो उसमें 152 मार्क्स थे। ठीक है, तो उसमें पार्ट सी में 90 थे 95 में से। तो आपको भी मैं ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि पार्ट सी में देखो टेक्निक ये है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी से ऐसे होता है ना, पार्ट बी में गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट सी जैसे आपका है, ये आज जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है 2024 का है, इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो पार्ट सी में आपको क्या करना है, देखो पार्ट सी में मोस्टली आपको इन इनसे अटेम्प्ट करना चाहिए: रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, ओके, एंड कॉम्प्लेक्स, टोपोलॉजी, प्योर से। क्योंकि पार्ट सी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत सारे, और 20 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। और अप्लाइड के अधिकतर लेंथी होते हैं, और जो आसान हो, जिनमें बहुत ही आसान दिखाई देता हो, उनको कर लेना चाहिए, सभी को नहीं करना चाहिए। अप्लाइड के करके सब कुछ जाना चाहिए घर पे। ठीक है, लेकिन पार्ट बी में आपको अप्लाइड के क्वेश्चन भी करने होंगे, तो इस पेपर को मैं करके दिखाऊंगा आपको एक एक चीज आज। ठीक है, आज सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखना। ऐसे मैं सामान्यतः बोलता नहीं हूँ किसी भी वीडियो में, पर बीच बीच में आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले ही वो सब कुछ बोल दूंगा। ठीक है, सब मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना समय भी एग्जाम में बचाना है और कैसे अपना स्कोर अच्छे से अच्छा लाना है। इस विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स इसी के लिए होता है। और सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ आपको कुछ ऐसा रिजल्ट वगैरह जितने भी हैं, और जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं उनके अलग से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट को पता लगेगा। ओके, गिव मी 1 मिनट। तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे इस मिनट दिलाएंगे? मैं दूसरी बात कर रहा था, भूल गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अंत में मैं क्या बोल रहा था, मैं इतना जानना चाहता हूँ। सर वीडियो को अंत तक कैसे लास्ट अटेंड करेंगे? क्या करेंगे? लास्ट तक देखेंगे। वॉइस कट हो रहा था सर। सर आपने बोला वॉइस कि का? वीडियो तक अंत तक देखें। आमतौर पे हम लोग, मैं नहीं बोलता हूँ, इस वीडियो को मैं बोल अच्छा रहा अच्छा, हूँ। ठीक है, तुम तो देखोगी आज अंत तक, तुम तो यही हो। उसके बाद भी मैं बोलता रहा था। अंत में सर मैंने क्या आप सर बोला, मैं जो भूल गया। उसमें वो काट काट हो आ रहा था। अच्छा, कट कट हुआ था इससे पीछे, मैंने आपसे सर 1 मिनट मांगा तो। आप बोल रहे थे कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ वो देखो, मतलब कम समय में ये बोल रहे थे। हाँ हाँ, वही मैं आपको ये समझा रहा था ना कि एग्जाम कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, ये सब मैंने आपको सिखाना है। ठीक है, एग्जाम में कितनी चीजें आप बचा सकते हैं, कितनी मतलब बहुत सारी चीज आप एक्स्ट्रा करते हैं एग्जाम में, जिससे आपका टाइम जाता है। ठीक है, मतलब एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी वो भी सीखनी चाहिए हमें। ओके, केवल ये नहीं कि सीख के चले गए सिलेबस और हो जाएगा। कई बार आप पाएंगे, वैसे आप भी, आगे की बात मैं नहीं करता हूँ, चलो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इस एग्जाम से। ठीक है, और अभी बहुत देर नहीं हुई है, जो भी स्टूडेंट अच्छा आते हैं, अभी भी 20 दिन में बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग। ठीक है, ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। मतलब ये क्रैश कोर्स है, इसलिए आमंत्रण है। ओके, अन्यथा रेगुलर कोर्सेज में ऐसे होता नहीं है, तो सिलेक्शन बेस्ड एडमिशंस होते हैं। तो ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं।
पहले पार्ट बी, वैसे मैंने आपको कल ये ऑरली कराया था, ऑरली माने मैंने पेन बिल्कुल नहीं चलाई थी और आपको ये दिखाना चाहता कि पार्ट बी देखिए कितना आसान है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उनमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना पेन चलाए हम अपने मस्तिष्क में ही उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और बहुत ही सटीकता के साथ। यह आपको मैंने सिखाया था कल, राइट? तो फिर भी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी चाहते होंगे कि मैं लिखकर भी बताऊं, क्योंकि आप वहां पेन भी चलाते हैं। ऐसा नहीं, मेरा मंतव्य था कि आप लोग पेन नहीं चलाएं एग्जाम में, ठीक है? सिर्फ आपको उसकी जो सरलता है उसका मैं भान कराना चाहता था, ठीक है? अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से करके दिखाता हूं और एक एक क्वेश्चन में आप कितना कुछ सीखते हैं वो देखिएगा, ठीक है? ये एग्जाम है आपका आसाम का 2024 का, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता था, मैं पार्ट सी से स्टार्ट करता हूं। आप वो वाला पार्ट करना जिस पार्ट में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं। उससे आप, होता क्या है देखो, आपका मन, जैसे आपसे क्वेश्चंस पहले पहले एग्जाम में नहीं हो रहे होते हैं, मूड खराब होता है ना थोड़ा सा कि नहीं हो रहा है, ऐसे 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 करके ख्यालात आने लगते हैं, राइट? वैसा नहीं होना चाहिए, समझे? तो आप पार्ट ए से करें, पार्ट बी से करें, पार्ट सी करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे आपको मैक्सिमम स्कोर लाना है। क्योंकि सामान्यतः आप देखते होंगे कि आपने पार्ट ए में भी अच्छे मार्क्स देखे होंगे बच्चों के, पार्ट बी में भी देखे होंगे, पार्ट सी में सामान्यतः कम देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होंगे, राइट? सामान्यतः। तो यहाँ आप, आपको ये मैं बोल रहा हूँ, आपने कितना भी, मतलब अगर आपने 4-5 सिलेबस टॉपिक सही से किए तो यहाँ तो आप 80 to 90 स्कोर कर सकते हैं। और करने के बाद ये मैं 90 कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा आपसे, ठीक है? समझे? तो यहाँ अच्छे स्कोर आना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ तो आएगा ही आएगा। और पार्ट ए को तो आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है? पार्ट ए में तो 25 से 30 आने ही चाहिए, आने। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं, ओके? तो मैंने जैसे कि कहा, कल मैंने आपको ऑरली करके भी बताया है, बहुत सारे लोगों के लिए ये रिपीट भी होगी चीज, कोई बात नहीं, ठीक है? बट स्टिल हम करते हैं लिख के, ठीक है? ध्यान से समझते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन जिससे मैंने पढ़ा, लेट और कैलकुलेशंस वाला अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं आपको बोलूंगा कि आप कर लेना कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन से तो मैं छोड़ दूंगा, ओके? जिसमें कुछ मतलब ऐसा होगा कि जल्दी से किया जा सकता है, हाँ क्विक वे ये है करने का, वही सब आपको बताऊंगा, ठीक है? ताकि दोनों के समय का सही उपयोग हो सके, आपके भी और मेरे भी, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे आपके लिए मैं कुछ छोड़ दूंगा तो उस समय पर मैं आपके लिए कुछ और कवर करा दूंगा आगे से, ठीक है? और आप भी ज्यादा सीख पाएंगे और मैं भी ज्यादा सीखा पाऊंगा, समझ गए? चलिए तो प्रारंभ करते हैं बिना समय वो करते हुए। तो ये क्या बोलता है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हाँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान रखें, हमें एक चीज देखी कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स बोल रहा है, ठीक है? और रियल नंबर्स के लेट। पहला क्या बोलता है कि एस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम ए टू आर, collection of all continuous functions from b to r, collection of all continuous functions from a cross a to r। एंड हमसे से पूछा है कि देखो, सॉरी, हमसे पूछा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। और इस बात का भी बड़ा ध्यान रखते हैं हमेशा, ठीक है? इसको हमेशा बड़े ध्यान से पढ़ना। कभी भी ये मान के मत चलना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ही होता है हमेशा, ठीक है? एक्चुअली ऐसे होता है ना, जो चीज बार बार होती जा रही होती है तो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में रहता है वो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग देखते हैं तो बस लगता है कि ट्रू ही है। और कई बार क्या होता है, गलती क्या होती है कि पहले ही ट्रू रखा होता है, जब फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, पहला ऑप्शन हम उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं टिक करते हुए, ठीक है? ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी, ये सीखना बहुत जरूरी है, क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या करना है वो तो आप सीख ही चुके हो, क्वेश्चन सॉल्व करना है, टिक करना है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी ध्यान में रखना है, गलतियां हो क्यों रही हैं, ठीक है? चलिए, सो पहले वाले को देखते हैं, इफ एज फाइनाइट। अब जैसे ही एज फाइनाइट बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि कोई ए फाइनाइट होगा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि एवरी फंक्शन फ्रॉम ए टू आर इज कंटिन्यूअस बिकॉज ए इज अ डिस्क्रीट सेट। क्या डिस्क्रीट सेट से कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है? क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक है। तो देन देर, वैसे भी फाइनाइट है तो फाइनाइट पे तो बहुत आसान है। देर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड यू। अब देखो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने एस की कार्डिनलिटी ले ली, ए की कार्डिनलिटी 2 ले ली, ठीक है? तो यहां से यहां कितने फंक्शन होंगे? एस एंड यू के बीच में बाइजेक्शन होगी बोल रहा है ना? हाँ होगी एक्चुअली, अगर हाँ फाइनाइट लेंगे ना तो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इनफाइनाइट सेट लेते हैं। हाँ, पहले हम चार ऑप्शन भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ओके? मतलब यहाँ पे तो मुझे तो सूझ गया, जैसे मैं आपको नहीं सूझे तो आप आगे बढ़ना। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, एन ले लो। तो बताओ यहाँ से यहाँ कितने कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे? जितने फंक्शन होंगे सारी उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ आर, ठीक है? ये होगी ना कार्डिनलिटी, सबको पता है। तो ये आर की ही कार्डिनलिटी, और इस केस में भी वही आएगी, ठीक है?
मतलब आर का आप कितनी ही बार फाइनाइट प्रोडक्ट करो वो क्या होता है आपको पता है, इक्विवेलेंट होते हैं ना। आपने ये सीखा है, पीछे याद करो। दिसंबर कौन से में आया हुआ है क्वेश्चन, एस और एस क्रॉस एस पहला क्वेश्चन है ना। एस और एस क्रॉस एस इक्विवेलेंट होते हैं इनफाइनाइट हो तो ए और ए तो मतलब आर और आर, तो इसका मतलब है कि फाइनाइट नहीं लेना हमको। क्या इनफाइनाइट में काम करेगा ये कि देन देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन ऐसे करके इनफाइनाइट सेट में। अगर आप एन लोगे तो भी एन, आर की पावर एन और वो दो कोऑर्डिनेट इक्वली आएंगे। ओके सो लेट्स गो अहेड। ओके मतलब आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे आते हैं क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। ओके सो ए इज फाइनाइट, अगर ए फाइनाइट है then there exists no bijection between S and T. S है फाइनाइट का कलेक्शन, P है ये, एंड तीसरा वाला there is no bijection between S and U for any choice of A. S एंड U के बीच में कोई बाइजेक्शन नहीं होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि A को फाइनाइट ले लो तो बाइजेक्शन होगी, राइट? समझे या नहीं समझे आप? तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। एंड इफ ए और बी बराबर नहीं हो तो देन देयर एग्जिस्ट नो बाइजेक्शन बोल रहा है। अगर ए और बी बराबर नहीं हो तो टी और यू के बीच में कोई बाइजेक्शन नहीं है। ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे आप बी की जगह क्या ले लीजिए, ए क्रॉस ए ले लीजिए। देखो अगर ए क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है तो वैसे ही दिख रहा है कि वो बाइजेक्शन हमेशा आ जाएगी, राइट? सिंगलटन छोड़ देते हैं हम, वैसे भी अलग ही होगा वो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। अब आपको पहले और दूसरे में से चुनना है, और पहला वाला बोल रहा है ए इज फाइनाइट। फाइनाइट के केस में क्या हो जाएगी कार्डिनलिटी, ये हो जाएगी टोटल फंक्शन की। एंड अगर बी की जगह 0 1 होगा तो उससे आर में कितने कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कोई बाइजेक्शन नहीं होगी एस ऑन टी के बीच में। तो आप बता सकते हैं मैंने पहले वाला कैसे बताया था कल आपको? मतलब पहला वाला ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होगा तो, क्योंकि ये जब फाइनाइट होगा सर तो सब कंटिन्यूअस मैप होगा, तो हाँ तो नंबर ऑफ कल, फंक्शन पर हाँ राइट, का मैंने रॉन्ग बोला था सर। हाँ कल मैंने, मैंने रॉन्ग बोला, हाँ राइट। सर मैं सोच रहा था ये तो फॉल्स ट्रू हो रहा है, लेकिन आपने फॉल्स बोला। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया पहला वाला? एक्चुअली हमने एलिमिनेट बेकार में कर दिया चीजों को, पहला वाला ही सही था, राइट? मतलब हमें सही मिल गया था तो ये हमको पढ़ना नहीं है मुझे। ठीक है, और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। ओके, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो आपको इसमें देखना नहीं है, फिर आगे को सीधे बढ़ जाना है। ठीक है, तो आप चलो थोड़ा क्विक चलेंगे। हाँ, so let xn be a sequence of real numbers that has a decreasing subsequence. Assume that subsequence converts to 2025. Okay, अब ये 2025 कन्वर्ट्स करती है तो 2025 इज अ लिमिट पॉइंट, हमें इतना पता चल गया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन कितने सेकेंडली करना चाहिए हमें, इज अ लिमिट पॉइंट। अगर ये लिमिट पॉइंट होगा तो ऐसा होगा ये, क्योंकि लिमिट इन्फिमम के साथ पूछा है ना, कुछ सुप्रीमम इन्फिमम ऐसे करके पूछा है, तो ये तो हम जानते हैं लिमिट सुप यहाँ आएगी लिमिट इन, राइट? ऐसे होगा ना, ये तो सबको पता है, सारे लिमिट पॉइंट बाउंडेड होते हैं इनसे। अब ये कहां पे ट्रू हो रहा है वो देख लो झटके से, चार के चार ऑप्शन देखो एक ही बार में, तो ये दिखाई दिया। फिर आगे बढ़ लो फटाफट, ठीक है कि नहीं? लिमिट इनफिमम इज लोएस्ट लिमिट पॉइंट, लिमिट सुप्रीमम इज ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। अब हाँ, ये मैंने कल दिया था आपको, तो इसमें जैसे श्री सिंधु ने बोला ठीक वैसे ही आप इसको सोचेंगे तो अच्छा होगा। एन कन्वर्जेंस से है, आप कैसे पता करेंगे? कॉची इंटीग्रल टेस्ट से। उसके बाद देखो एन माइनस बी एन करो दूसरे वाले के लिए, ठीक है? एन माइनस बी एन करोगे तो ये तो गए, और ये आपको पता है कन्वर्जेंट होती है, मतलब ये वाली सीक्वेंस। हाँ, सब किस किस को पता है ये कन्वर्जेंट होती है? आपको पता होगा, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है एक सीक्वेंस एक्चुअली, आपको पता है, आपने ये पहले भी पढ़ी है और ये आई हुई भी है ना आपके एग्जाम्स में। कब पढ़ा है आपने? दिसंबर 2018 में एक क्वेश्चन है एक्चुअली कि xn+1 माइनस xn अगर 0 की ओर जाती है तो xn कॉची होगी, राइट? दिसंबर 2018 में ये बाउंडेड होगी, उसका एक काउंटर एग्जाम्पल है एक्चुअली।
एक तो ये ऑलरेडी पता है हमें जीरो पे जाती है, नहीं तो फिर आप क्या करें, ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन करें और फिर देख लेंगे जीरो पे जाती है, ठीक है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि अगर ए एन माइनस बी एन भी कन्वर्ज कर रही है तो फिर बी एन भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। सो ये क्विक वे है। चलो, तो वो कैलकुलेशंस आप कर लेना, ठीक है। कॉची इंटीग्रल टेस्ट देख के आना बोला था, देख के आए हो। उसके प्रूफ में एक इनइक्वालिटी है, उसकी इंपोर्टेंस मैंने आपको टीएफआर के एग्जाम में भी बताई थी, तो इनइक्वालिटी, राइट। हाँ, तो उसको याद रखना, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, लेट एफ आर टू आर बी ए नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। ट्रू बोला है, राइट। फॉर एवरी बाउंडेड सबसेट ए एफ इनवर्स ए इज अ बाउंडेड सबसेट। मैं इसको गलत करूंगा, मैंने बोला क्यों। जब मैं इसको गलत करूंगा, मैं किसी भी काउंटर एग्जांपल के बारे में नहीं सोच रहा हूं अभी, पहला वाला ऑप्शन जो है, राइट। काउंटर एग्जांपल के बारे में इसलिए नहीं सोच रहा हूं, ऑल्दो आई नो द काउंटर एग्जांपल, बट एक दूसरे तरीके से भी मेरे दिमाग में आएगा। ई टू द पावर एक्स का काउंटर एग्जांपल है, ओके। ये आपको बता देता हूं, बट स्टिल देखो, मैंने बोला ना, आपने कई बार इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिनमें आपने देखा होगा कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और इनवर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ऐसे करके होता है ना। तो पूछता है वो भी है कि नहीं, ऐसा हमेशा प्रॉपर मैप है या नहीं है। तो आपने प्रॉपर मैप भी देखे, इम्प्रॉपर मैप भी देखे, राइट। मतलब जिनमें इनवर्स में और कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होती भी है, नहीं भी होती है आपने। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बाउंडेड की इमेज बाउंडेड होती है, तो फिर हर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट भी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, आप पहले से किया होगा आपने, ठीक है। नहीं तो एग्जांपल ले लो ई टू द पावर एक्स, ठीक है। कोई बाउंडेड सेट आप बताओ ई टू द पावर एक्स का, जैसे 0 to 1 की इमेज बताओ क्या है। -∞ to 0 से हाँ, क्लोज्ड। राइट। तो ये हो गया मैंने, लेकिन जो दूसरी बात बोली उसके लिए आपको कोई एग्जांपल भी नहीं सोचना, वो एकदम ट्रू हो जाएगा, समझ गए। तो ये गलत है, अगला वाला बढ़े। फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स एन एन आर एफ एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस। कॉची को कॉची पे मैप करेगा, देखना, लेकिन ध्यान देना ये आर टू आर फंक्शन है, आप कई बार गलत सीख लेते हैं, और नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस फंक्शन बोला है, उसको ध्यान में रहे। आप क्या गलत सीख लेते हैं, आपको लगता है कि कंटीन्यूअस फंक्शन कॉची को कॉची पे मैप करता है, ऐसा नहीं होता है, ये आर टू आर है, ओके। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी वो तो नहीं करता है, वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीटनेस यहाँ पे काम में आती है। तो कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी आर में, राइट। और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि एक्स एन अगर एल पे कन्वर्ज करे तो एफ एक्स एन कहाँ कन्वर्ज करती है, एफ एल पे। तो इसका मतलब एफ एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, सो कॉची होगी, राइट। इसका मतलब ये ट्रू है, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा ना सोचें, उन्हें ट्रू नहीं सूझ रहा हो, तो क्विकली देखो, आप अगर पार्ट एग्जाम में बैठे हैं तो पार्ट बी के जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा नजर इधर उधर भी कर लें, ठीक है। क्विकली चारों ऑप्शन को देखने का प्रयास करें। अगर आपको पार्ट बी में दूसरा वाला पहले पता नहीं चलता है तो आप क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि ऐसा उसके पास फिक्स पॉइंट होगा ही होगा। आपने फिक्स पॉइंट थ्योरी तो मतलब पढ़ी है ना, तो देखे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना जिनके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जांपल x+1 ई टू द पावर एक्स, राइट। एंड देखो, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, दे लास्ट वाला बोला है देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 ई टू द पावर एक्स। तो एक ही एग्जांपल 3 को गलत कर रहा है, बाय द वे 1 3 4 के लिए एक ही एग्जांपल है ई टू द पावर एक्स, ना उसके पास फिक्स पॉइंट है, ना वो कभी जीरो होता है, ना, और उसमें जो हमने 0 1 बोला उसकी इनवर्स इमेज बाउंडेड भी नहीं है। तो आपने क्विकली कैसे करना है, आप अपने तरीके से सोच लो। अगर मैं होता तो मैं ऐसे ही सोचता, पहले को देखते हुए जो मैंने आपसे बोला, और दूसरे को देखते हुए मैं समझ जाता, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैंने लेकिन फिर भी उनके लिए भी बोला जो नहीं समझेंगे। अब ये आया जैसे 25वां क्वेश्चन, एफ आर टू 0 to ∞ बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एफ इज मोनोटोन, ठीक है। एफ इज मोनोटोन पहला बोला है। अब मैं आपको फिर बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कि आपने देखी होगी ये बुक्स में, कि इसके पास डिसकंटिन्यूटीज होती हैं बहुत सी, ऐसा जो भी फंक्शन होता है बाइजेक्टिव मैप। और वो आप प्रूव कैसे करते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ, वो मैंने प्रॉब्लम पहले से देखी हुई है, कई बार आपको ये यूजफुल भी होता है जब आपने प्रॉब्लम्स पहले से देखी हुई नहीं देखी है तो चिंता मत करें, उसका भी ट्रिक बता रहा हूँ अभी। ट्रिक ना मतलब उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो
क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, मुझे पता है। ओके, क्योंकि मैंने की, तो मेरे लिए तो ये होगा कि ये ट्रू है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बात ये है। और ये इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है, कई बार मैं बच्चों को बताता भी हूँ ये प्रॉब्लम। और दूसरा ये है, इसका प्रूफ भी आईवीपी लगाकर होता है। कॉन्ट्राडिक्शन से पहले मान लो कि चलो कंटिन्यूअस है, देन आईवीपी वगैरह यूज करो, मैक्सिमम मिनिमम, देन कॉन्ट्राडिक्शन ले आओ। ठीक है। सो अब लेकिन मान लीजिए हर किसी को तो ऐसे एग्जाम में पता नहीं होता, तो वो कैसे करे, वो ऐसे करे। देखो, पहली बात सोचिए, अब इसको ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। ये आपकी रियल लाइन में आप बढ़े, ठीक है, इमेज भी रियल लाइन में ही आएगी, मतलब 0 to ∞ में आएगी यहां से, राइट? समझे या नहीं समझे? ओके, गिव मी 1 मिनट। तो ये आपकी रियल लाइन है ऊपर वाली, नीचे वाली आपकी 0 to ∞ है। ठीक है। अब आप रियल लाइन में बढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी इमेज कैसे बढ़ेगी? ऐसे बढ़ेगी, राइट? यहां पे कोई पॉइंट है? ये मान लीजिए ऐसे होगा ना, अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मान लीजिए ऐसे होगा, राइट? तो आप सोचिए कि मैं ये वाला फंक्शन डिफाइन कर दूंगा, फिर ये वाला, मतलब y को जो fx पे भेजेगा, थोड़ा सा स्विच कर देंगे 2 पॉइंट की इमेज, फिर ये मोनोटोन नहीं रहेगा। अगर मान भी लें हम, अगर मोनोटोन ही होता है, चलो मान लीजिए हमने कोई f लिया, वो मोनोटोन है, बट हम ये ऐसा कर देंगे तो फिर वो मोनोटोन नहीं रहेगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है आपका f मोनोटोन है। ठीक है, समझ में आई बात? तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोन। इसने बोला एफ कंटिन्यूअस है। मान लीजिए आपने कोई एफ लिया, ठीक है, मान लीजिए एफ लिया, वो कंटिन्यूअस ही है, चले आप मान लीजिए, ठीक है, बाइजेक्शन है पर कंटिन्यूअस है। फिर यही काम करिए आप उसके साथ, फिर भी ये बाइजेक्शन ही रहेगी। 2 पॉइंट्स की इमेज स्विच करने पर ये बाइजेक्शन रहेगी ना? नहीं रहेगी? बताइए आप। इफ यू स्विच द इमेज ऑफ 2 पॉइंट्स, स्वैप कर दो, स्टिल इट इज अ बाइजेक्शन बट नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शनल वैल्यूज बदल गई हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला भी गलत है। लास्ट वाला है एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। एफ कंटिन्यूअस है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, तो गलती हो गया, अभी तो हमने देख लिया, आगे क्या सोचना है। तो तीसरा वाला सही हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन, और आप पहले से जानते हैं, मैंने आपको प्रूफ के बारे में बता दिया, पहले से जानते हैं तो सीधे टिक करके भी चले जाएंगे। लेकिन ऐसे सोचना है आपको। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं, चलो एफ इक्वल टू एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करें। सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? आप बताओ। आप में से हो सकता है आपने जब ये क्वेश्चन पहली बार देखा तो आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने लगे हो, तो वो नहीं करना है आपको। एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने में आपका समय निकलेगा, तो इस तरीके से सोचना है आपको। लेकिन जब घर में बैठे होते हैं, सीखते हैं, तो फिर आपको इसका प्रूफ भी करना है आप, लेकिन घर में भी वही करते हैं फिर। ठीक है, चलो, अभी उसका नहीं है। और इसके बारे में मैंने बात की थी, आप लोगों ने कर लिया ये। मैंने बोला था कि टेस्ट पढ़ लेना और इसमें लगा के बता देना कौन सा ट्रू है। बताओ बताओ फिर कौन सा ट्रू है? 1 1। ठीक है, ए ट्रू है। ओके ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट ही है। बताओ फिर एफ एन क्यों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है? दोनों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्यों है, मैं जानना चाहूंगा। बताओ आप। बाय डिरिचलेट टेस्ट, मतलब समेशन ओवर इवन इनटू वीएन, अगर इवन का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है और वीएन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तब समेशन इवन वीएन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये वाला। यस सर। ये यस सर। दोनों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्यों है? बाय डेनिस प्लीज। थ्योरम अप्लाई करना होगा ओके। कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट डोमेन में। अगर फंक्शन मोनोटोन है और फंक्शन कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस पे पॉइंट वाइज फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन पे, तब वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। ओके बच्चों, और कोई तरीका इसको देखने का कि दिस सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट? ओके, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस n प्लस ओवर n स्क्वायर? कैन यू टेल मी द लिमिट? यस सर, व्हाट इज इट द इज लिमिट? 0। इज इट 0? यस सर। ओके, सो ऑल एग्री? जल्दी बताओ बच्चों, आई डोंट हैव टू मच टाइम टू वेस्ट। ओके ओके, सो ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, एक बार आपको पता चल गया। और -1 की पावर n जो है उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है, तो दोनों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएंगी। ये भी आसान सा है, मतलब ये तो सिर्फ टेस्ट एप्लीकेशन है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत करेगा, आई मीन टू से कुछ भी कोई लंबी अप्रोच पकड़ेगा, है या?
नहीं है, राइट? आप सभी ने, कोई तो इसमें नहीं हुआ, हो सकता है पहले वाले में आपने पकड़ा हो, राइट? 2020 जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें पकड़ा हो, लेकिन इसमें तो शायद कोई ऐसा नहीं होगा ना, सीधे अप्लाई कर पाए होंगे। सही, देखो आर्बिट्ररी टर्म की सीरीज है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन से टेस्ट काम आएंगे, एबेल टेस्ट, डिनीज टेस्ट, सॉरी एबेल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, आई मीन इज इट क्लियर ना? क्योंकि कल मैंने इसके बारे में बोला नहीं था, तो मे भी हो सकता है किसी को ना हो। ठीक है, चलो अगला वाला बोलता हूँ फिर। तो देखो 6 क्वेश्चन थे ना रियल के, 6 के 6 आसान थे, राइट? कुछ भी कठिन नहीं थे, मतलब हमारे लिए एग्जाम में सॉल्व करने की बात मैं कर रहा हूँ, राइट? चल, 7 वाले को बहुत ही क्विक करेंगे। हाँ, इट शुड बी वेरी वेरी क्विक, ओके, क्योंकि हमें पार्ट सी भी करना है अभी। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ आर एंड T1 T2। मैं आप ऐसे करता हूँ ना, एक्चुअली मैं समझाऊंगा नहीं क्वेश्चन आपको, मैं पढ़ूंगा, आप खुद समझना, क्योंकि मैं एग्जाम आपको करा रहा हूँ। T1 T2 V2 V, मैं खुद ही बोलता हूँ कि चलो मैं कर रहा हूँ एग्जाम में, लेट्स अज्यूम दैट आई एम डूइंग दिस इन द एग्जाम, ओके? ठीक है, सो T1 T2 V से V में दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, T1 प्लस T2 एंड T1 माइनस T2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर आर, ओके? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ओके? इफ आई कंसिडर दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, आई डोंट थिंक, ओके लेट्स अज्यूम दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो T1 और T2 स्केलर मल्टीपल होंगे एक दूसरे के लिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एल्फा T1, माइनस वाला क्या बनेगा, जो आई मीन टू से T1 माइनस T2 जो है वो ये बन जाएगा, राइट? तो ये दोनों T1 के मल्टीपल आ गए, और T1 के कोई भी दो मल्टीपल तो इस लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो इसने तो बोला इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये फिर इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, ओके? इट मींस दिस इज ट्रू, तो मेरा मानना गलत है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। सेकंड, T3 T4 V से V में ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ओके? तो इसका मतलब जो LVV होगा उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है? क्योंकि मुझे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मिले, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, आपको भी ये पता होना चाहिए कि जो LVV की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, बताओ, डायमेंशन ऑफ ड्यूअल, जल्दी बताओ। डायमेंशन ऑफ v का होल स्क्वायर। हाँ, डायमेंशन ऑफ V का होल स्क्वायर, तो ये हो सकती है, ऐसे आ सकती है, स्क्वायर्स हो सकती है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे करके, ओके? इट मीन्स 1 तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ गए, तो 4 या 4 से ज्यादा होगी। तो अगर ड्यूअल की डायमेंशन 4 या 4 से ज्यादा है तो मुझे 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाएंगे। आई मीन टू से कि कोई भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले सेट को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ टू बी अ बेसिस, राइट? बट मुझे 4 ही चाहिए, तो 4 पे रुक जाऊंगा मैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, और आगे चलो। क्लियर? आवाज बराबर आ रही है ना? अब तुमने कैसे सोचा भाई? तो मैं इसमें मुझे लगता है कि शायद कोई छोड़ भी दे, मे बी आप में से, यार ये तो अजीब सा आ गया है ऐसे करके, राइट? नहीं तो आसान है ना, देखो, कठिन नहीं है ना आपको अगर पता हो तो। बस फिर चलो इस वाले को, सर ठीक, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। ये दिन सर आपने डुअल स्पेस बोले थे ना सर? हाँ, ड्यूअल स्पेस, ये जो मैथ है वो डुअल स्पेस का, हाँ हाँ, तो डुअल स्पेस उसका सर डेफिनेशन में तो सर फंक्शन ए V2 सर R में फंक्शनल का स्पेस होगा ना सर? ठीक है। मेरा ड्यूअल से मतलब है, ओके, मे बी ड्यूअल उसको ही बोलते हैं, मेरा ड्यूअल उसको भी बोलते हैं ना ड्यूअल स्पेस, आई थिंक। चलो ठीक है, मैं भी ना बोलते हूँ, एक बार चेक कर लेना मेरे, बट आई मीन टू से कि सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V, ठीक है ओके? सर। एक्चुअली ड्यूअल ड्यूअल उसको ही बोला जाता है, जैसे एज फॉर आई रिमेम्बर, ओके, जो तुम बोल रहे हो। तो देख लेना क्या लिखा हुआ है बुक में, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोग समझ गए ना क्या है? मे बी मैं मिस कर रहा हो सकता हूँ सा एग्जैक्ट नेम, चलो, बट वो जो है जो बोल रहे हो उसको तो ड्यूअल बोलते हैं, इतना पक्का है। ठीक है बच्चों, यस। क्लियर है ना? और ये देखो अभी, ये बड़ा आसानी से हमें क्विकली करना है, लीनियर के क्वेश्चन तो बड़े, R4 से R4 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ये देखना मत भूलना, नहीं तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा, देख लेना आप, फॉल्स वाला नीचे ही रखा होता है अक्सर, मैंने ऐसा देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट में ही रखा हो, तो तुम बच जाओगे अगर तुमने गलत पढ़ लिया।
अगर ये ट्रू पढ़ लिया ना आपने, आपको कहे अरे हाँ हाँ टी तो डायगोनालाइजेबल है, चलो भागो, स्मार्ट भी समझोगे अपने आप को कि मैंने पहले में ही कर दिया, मैं नीचे को नहीं देख रहा हूँ, है ना। घर आके पता चलेगा कितने स्मार्ट थे। तो ये गलती मत करना, फॉल्स लिखा है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, ये भी इग्नोर हो जाता है कई बार। सो इसका मतलब ये देखो, डायगोनल नीचे दिखाई दे रहा है, आइगन वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है एक्चुअली। सारे चार के चार ऑप्शन है, मैंने पढ़ लिए, आप भी एक ही नजर में पढ़ लो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डायगोनालाइजेबिलिटी, बस वही सब पूछा है, राइट। तो क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी, इसको भी, राइट। तो लेकिन इन दोनों के कॉमन फैक्टर को भी फिर डिवाइड करेगी, राइट, करेगी ना। इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगी। तो ये तो पता है इनका जीसीडी है क्या, ये दोनों इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं ओवर आर, इनमें इनका जीसीडी 1, ठीक है। इनका आर में कोई रूट भी नहीं होगा, और इनका जीसीडी है क्या, x-2 दिखाई दे रहा है, राइट। तो मिनिमल पॉलिनोमियल x-2i, ओके, क्लियर है। दो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का जीसीडी 1 होता है, ओके। हाँ ये मतलब दिस इज अ, ये सिर्फ आप जीसीडी ऐसे ले रहे हैं ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, देखो ये इसका फैक्टराइजेशन कर दो यहाँ पे, x+2 x-2, बस उसमें से देखो कौन कौन से प्राइम कॉमन आ रहे हैं। x-2 इज द ओनली प्राइम विच इज कॉमन, राइट। इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल प्राइम होता है एक, यूएफडी तो होती है ना रिंग, आर एक्स, चलो ठीक है। तो x-2 आ रहा है, तो पहला वाला तो ट्रू है, राइट, दूसरा वाला भी ट्रू है, तीसरा वाला साफ गलत दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि सारी आइगन वैल्यू 2 है, मिनिमल एवरी आइगन, इसको याद रखना, एवरी आइगन वैल्यू इज अ रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, ओके। सो लेट ए बी, हाँ 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 बोलिए। फोर्थ वाला सर कैसे ट्रू है, तो फोर्थ मतलब वाला तो, ये हाँ, फोर्थ वाला बता मतलब देता हूँ। ये सर थ्री वो वाला तो ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रू बोला, हाँ मैंने, सॉरी। आप बताओ फोर्थ वाला कैसे ट्रू है, ये बताऊं आपको। हाँ सर ये फोर्थ वाला कैसे ट्रू है सर वो समझना है। क्योंकि स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कम्यूट करते हैं, जैसे स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट करती है ना, हाँ हाँ तो ये स्केलर आ गया ना आपका, x-2 आ गया, तो t आपका क्या आ गया, t-2i इक्वल टू 0, तो t2i आ गया, स्केलर मैट्रिक्स आ गई है। इट विल कम्यूट विथ एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटर पता है ना आपको, MNR का सेंटर क्या होता है। वो तो स्केलर मैट्रिक्स होती है। हाँ तो वो कम्यूट करेंगे सबसे, वही तो पूछ रहा है चौथा ऑप्शन। वैसे आपको एग्जाम में चौथा देखना नहीं है, किस जरूरत ही नहीं सर पड़ी। इनकी ऑप्शन सर सी में सर आया था तो फिर इसलिए पूछा। हाँ हाँ ठीक है, पूछ लो, ऐसा नहीं है, मैं आपको एग्जाम की बात बता रहा हूँ, पूछने में कोई मनाही नहीं। सो लेट ए बी अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विथ a³ - i, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये सेपरेबल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल भी इसका ही एक डिवाइजर होगी, क्योंकि इसके पास रिपीटेड रूट्स नहीं है, x³, एक मिनट, x³ - 1 के पास रिपीटेड रूट्स नहीं है, इसलिए मिनिमल पॉलिनोमियल के पास भी कोई रिपीटेड रूट्स नहीं होंगे, तो मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होगी, खत्म, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अगला वाला, फॉर एनी मैट्रिक्स पी द ट्रांसपोज ऑफ पी डिनोटेड बाय पीटी कंसीडर द रियल मैट्रिक्स। अब इसमें देखना आपने कैसे करना है, वो ध्यान से देखो। ये मैट्रिक्स दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पहला पढ़ो, रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल है, ये पूछ रहा है, ठीक है। और लेकिन पी ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, इसका मतलब हुआ फिर पी इनवर्स, और पी इनवर्स की जगह पी ट्रांसपोज रख सकते हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, इसने कहा है, ओके। पी ट्रांसपोज इक्वल टू डी होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। लेकिन और साथ ही मैंने यूज कर लिया है उसका पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू i3, क्योंकि पी इनवर्स की जगह मैंने पी ट्रांसपोज रख दिया है, ओके। वो क्लियर है ना मेरी। अगर मैं कुछ पूछूं तो रिएक्ट जरूर कर देना, मुझे पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखो कि पी ट्रांसपोज डीपी तीनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, राइट, सॉरी डी वो मैट्रिक्स है, डी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए यहां से सिमेट्रिक आ रही है, देखो ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, ए सिमेट्रिक है नहीं, लेकिन इसका मतलब मेरा मानना ही गलत है कि ऐसा होगा, ए डायगोनल होगी किसी, तो इसको गलत करो, क्लियर, पहला वाला खत्म हो गया। दूसरा वाला बोल रहा है कि ऑर्थोगोनली मतलब हो सकता है,
हो सकता है कि डायगोनलाइजेबल हो बट ऑर्थोगोनली जरूर नहीं है। लेकिन आपको एक चीज याद दिला देता हूं, मुझे पहले भी याद था। मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैट्रिक्स से सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये रियल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सिमेट्रिक। आपने हो सकता है एक डायरेक्शन पढ़ी हो कि ए सिमेट्रिक देन इट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, बट द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। एंड क्यों ट्रू है वो मैंने आपको दिखा दिया नीचे लिख के। ठीक है, अगर ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी तो देखो एसिमेट्रिक आएगी। ठीक, तो अब दूसरा वाले में भी डायगोनलाइजेबिलिटी पूछी है, तीसरे वाले में भी आइगन वैल्यू के बारे में पूछा है, चौथे वाले में भी आइगन वैल्यू के बारे में पूछा है। तो मुझे आइगन वैल्यू चाहिए ही चाहिए। आप तीनों ऑप्शन के लिए मुझे आइगन वैल्यू चाहिए। तो अब आप आइगन वैल्यू कैसे लाएंगे? रो सम से चेक करते हैं और बहुत तरीके होते हैं चेक करने के, लेकिन उनमें कोई भी काम नहीं आ रहा है। तो यहां से अगर आप क्या करते हैं, देखो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी आइगन वैल्यू होती है अगर इसका डिटर्मिनेंट वेनिस होता है, राइट। ए माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट वेनिस हो गया तो आपकी जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू होती है। सबको पता है, राइट। तो यहां पे अगर आप वन सब्सट्रैक्ट करते हो तो देखो डायगोनल से आप वन वन हटा दो, मतलब वन आई करते हो। डायगोनल से वन वन हटाने के बाद आपके पास क्या क्या आता है? जीरो वन वन, वन जीरो, वन जीरो, वन, सॉरी, वन वन। ठीक है, अब दो रो आ गई लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, एक ही सी रो, इसका मतलब डिटरमिनेंट वेनिस हो रहा है, तो वन इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू। ठीक, नहीं तो देखो आप कैलकुलेशन करेंगे और आप फंसेंगे। कुछ क्विक सोचने का सोचें एग्जाम में, लेकिन क्विक सोचने का सोचते हुए भी टाइम ना गवा दें। इससे अच्छा होगा कि दूर वाला ही कर लें। हो सकता है कि आप ऐसा क्विक सोचो और टाइम उसमें गवा दिया। हाँ, तो सर ये ऐसा भी बहुत तो हो अच्छी सकता बात है। कही आपने। हाँ हाँ, नहीं हो सकता कि कुछ क्विक मिले और 5 मिनट तो क्विक जी मिला सर। ही नहीं है, और इससे पता चलता है कि 2 मिनट में वो बिना क्विक वाला हो सकता था। ये समझदारी भी रखनी है अभी। ठीक है, तो वन इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू ना। देखो यहां से बहुत कठिन है भी नहीं बच्चों एक्चुअली, राइट। क्योंकि अगर आप देखो तो वन घटने से हमें साफ दिखाई देना चाहिए कि दो रो में वन 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 आ जाएगा। ये बात ये है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वेनिस होगा। अब क्या दो घटाने से कुछ होगा? नहीं, दो घटाने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दो घटाने से भी कुछ हो रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिगड़ जा रहा है। तो ठीक है, अभी हम और आइगन वैल्यूज निकालने का प्रयास करते हैं। अब हमें क्या होगा, दो आइगन वैल्यूज को x प्लस वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें डायगोनलाइजेबिलिटी चाहिए, ध्यान रखना। और वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉट रियल बोला है, तो अभी हमें वो दो आइगन वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए चाहिए। तो क्विक वे, राइट, उन दो का सम 4 होना चाहिए, क्योंकि ट्रेस से मैंने निकाल दिया। हाँ, तीनों का सम क्या होगा? 5 होगा, तो यहां से वन वन हटा दिया। एंड उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करने में यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट 2 आया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 2 आया। अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो मतलब ऐसे रियल नंबर्स हैं या नहीं है, फिर पता करना ही पड़ेगा पहले हमें। ठीक है, एक्जिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली। तो ये क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह 4 माइनस एक्स रखेंगे, तो ये आएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर उधर गया, माइनस 4x भी उधर गया, एंड प्लस 2 इधर रहा। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है? ओके, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस। रूट निकालना मत, हाँ, क्योंकि रूट चाहिए नहीं आपको। अब यहां से पता चल गया कि डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, तो सारी आइगन वैल्यू आ गई 1 अल्फा बीटा। समझ गया आप? वो जो मैंने कैलकुलेशन बोली, वो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक आई उसमें मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया चेक, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब वो दो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं सर्ट्स वाले, वन नहीं आ रहा है, अब सर्ट्स वाले आ रहे हैं, राइट। तो इट मींस आई हैव थ्री रियल नंबर्स विच आर सर आप म्यूट सर हो। आप म्यूट हो। हाँ मैं म्यूट हूं क्योंकि मैं कुछ बोलना चाहता हूं जो तुम ना सुनो। बोल लो, बताओ, बोल लेता हूँ।
सॉरी, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। आप लोग बुरा मत मानना, अगली बार बताओ ही ना मैं म्यूट हूँ, होए रहो म्यूट। हम नहीं बताने वाले, ऐसे मत करना, बता देना हाँ। चलो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 है, तो मुझे पता चल गया कि वो सेट्स आ रहे हैं, तो अल्फा बीटा ले लिया। अब वी हैव 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, वी नो दैट अ मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, रियल नंबर है तीनों, इज डायगोनलाइजेबल और नॉन ऑर्थोगोनली होगी क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। तो पहला वाला, दूसरा वाला ट्रू है, मैं नहीं देखने वाला अब तीसरे और चौथे को, उनने लिखा क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता चल रहा वो देखे, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नॉट रियल बोला है, गलत हो गया। ए हैज ओनली रियल आइगन वैल्यूज एंड इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ये भी गलत हो गया, तो दूसरा वाला ही सही होगा फिर आपका। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको ये जो चीज मैंने यहाँ पे सिखाई ये नहीं पता है, आप फंस जाएंगे पक्का। आप आइगन वैल्यू भी निकाल लें, आप 1 और 2 में फंस जाएंगे। सर 1 और 2 नहीं समझ में आ रहा है। हाँ पूछो पूछो, क्या नहीं समझ आ रहा 1 और 2 में? तो समझ ही में नहीं आया सर, आपने कैसे किया? ओके, आप ये बताओ मुझे, आपको ये समझ आ गया कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी? हाँ ये तो बात क्लियर है। हाँ ये बात क्लियर है, राइट। अभी देखते हैं कि ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल मींस आप जानते हैं, जो पी है वो हाँ उसके ऑर्थोगोनल होगी। साथ कॉलम्स और ठीक है, ऑर्थोगोनल होंगे। हाँ हाँ वो ठीक है, मतलब जो यहाँ पे ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल का मतलब होता है जो पी है वो ऑर्थोगोनल होगी, यही बोल रहा है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ऑर्थोगोनल ठीक। सर मतलब ये जो आपको कैसे पता चला कि करना है? मेरे को कैसे पता चला कि ये चेक करना है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिकॉज क्योंकि उस ऑर्थोगोनल तो यहाँ पे कहीं कुछ नहीं, ऑर्थोगोनल बोला है ना यहाँ पे, देखो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू i3। पहले और दूसरे में देखो ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा पूछा है, पहले में होगा बोला है, दूसरे में नहीं होगा बोला है, राइट। डायगोनलाइजेबल होगी ओके। दोनों में बोला है, लेकिन पहले में पूछा है ऑर्थोगोनल होगा, दूसरे में पूछा नहीं होगा, तो वी नीड टू चेक कि ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं होगी। अभी अगर मान लेते हैं, चलिए डायगोनलाइजेबल है और ऑर्थोगोनली है, अगर ऑर्थोगोनली है तो क्या हो जाएगा, पी इनवर्स से क्या हो जाएगा, देखो पी ट्रांसपोज ही पी इनवर्स है या नहीं? हाँ तो बस ठीक है, रिप्लेस करते हैं चलो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी एक डी, राइट। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। ए क्या आएगा यहाँ से, अब ए देखो, ए आ जाएगा पी इनवर्स की जगह पी ट्रांसपोज रखेंगे, यहाँ ध्यान रखना, ए ये आ गया, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से इधर उधर मल्टीप्लाई वगैरह हाँ करके। तो देखो डी। अब, हाँ तो ये मैट्रिक्स तो हाँ डी आएगा, थैंक यू। सो डी आएगा ये अंडरस्टैंडेबल है। मैट्रिक्स। हाँ, अब इन दोनों का इसका ट्रांसपोज करो तो फिर यही नहीं आ रहा वापस, यहां से ये ट्रांसपोज करके देखो, आप ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ लगता है, यही आ रहा है हाँ ना। ठीक है वही है। तो ये हाँ इसका मतलब एसिमेट्रिक होनी चाहिए, लेकिन देखो आपकी एसिमेट्रिक है, नहीं है। तो फिर इसका मतलब आप जो मान रहे थे वो गलत मान रहे थे, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल है, तो पहला वाला सही नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर दूसरा वाला सही हो जाएगा। हाँ ठीक है। और सर अगर पार्ट सी में अगर ये दूसरा वाला दूसरे के ऑप्शन के साथ है तो कैसे चेक करेंगे? वही मैंने बताया ना, ये तो चेक हो तो गया, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी तो वो सिमेट्रिक होगी, तो पता लग गया, इसका मतलब पी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल नहीं होगी, पार्ट सी में आए या कहीं भी आए, हाँ ये ठीक तो है। जान ही लिया ना। चलो, सो ये 31 वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है खास, मैं आपको बोल देता हूँ, देखो कुछ जो मैं आपको कैलकुलेशन बचाने से बोलता हूँ वो बता देता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि v इससे स्पान हो रहा है इन चारों से, ठीक है, इन चारों से स्पान हो रहा है तीनों से, और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर v, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है। तो देखो ये तीसरा वेक्टर चेक मत करना, क्योंकि ये चारों में ही है और ये इन दोनों पे ऑर्थोगोनल है, क्लियर दिखाई दे रहा है जीरोज की वजह से सब पर, ठीक है, इसका कुछ चेक नहीं करना आप, ओके। इन सबकी नॉर्म आई थिंक 1 है, ठीक है, चारों में ही नॉर्म 1 दिखाई दे रही है, ठीक है, सभी में, ठीक है। तो अब हमें एक ही चीज चेक करने को बच जाती है कि ये दो आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं, जहां पे ऑर्थोगोनल नहीं है आपस में वो गलत हो जाएगा, तो बताओ कौन सा है, बताओ। ऑप्शन थर्ड 3। ऑप्शन। हाँ, रूट 12 माइनस का 2 टाइम्स रूट 12, और वो वाला
ठीक है, 3s आप ही दिख रहा है, राइट? क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, तो हो गया। ऐसे देखो कितना क्विक हो रहा है ना। आप इसी क्विकनेस में तो पीछे रहते हैं, और किस में रहते हैं? देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं, यहाँ पे नोट कर लो। कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दी गई है, ठीक है? क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में जो यहाँ पे फैक्ट है वो ये है कि पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, राइट? डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। सब कुछ ये दिमाग में आ जाना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्यों पॉजिटिव होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दूसरे फैक्ट एंड तीसरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती हैं। नॉर्मल बोल दिया तो फिर उसके अंदर तो सब कुछ आ गई, सिमेट्रिक, रियल सिमेट्रिक, स्क्यू रियल सिमेट्रिक एंड ऑल यूनिटरी, ऑर्थोगोनलिटी एंड ऑल, राइट? सो मैंने करवाया है ये सब लीनियर में, आपको कोई नया नहीं है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नेगेटिव डेफिनेट की पॉजिटिव डेफिनेट की रेंज क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी होती है। नेगेटिव डेफिनेट की रेंज क्या होती है? -इन्फिनिटी टू 0 होती है। इनडेफिनेट की रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। एक फैक्ट जो आपने पिछले एग्जामों में सीखा, जो मैंने आपको रियल एनालिसिस से करवाया था, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या करवाया था, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं यूट्यूब में जो ये भी देखेंगे, मे भी हो सकता है वो ज्वाइन ना हो, बट फिर भी आपकी हेल्प हो इसलिए आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब में जितनी भी सारी प्लेलिस्ट हैं सीसा नेट की, जरूर चेक करना। बीच बीच में मैंने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है, ठीक है? जैसे ये मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट फॉर्म हमेशा 0 को नॉन ट्रिवियली अज्यूम करती है। नॉन ट्रिवियली अज्यूम करना माने जानते हो? जैसे मान लीजिए इंडेफिनिट फॉर्म है, पॉजिटिव वैल्यूज भी लेगी, नेगेटिव वैल्यूज भी लेगी, राइट? एंड इट शुड टेक 0, बट राइट, ये 0 को भी लेगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि 0 पर ही 0 के लिए। अगर हमें हमें तो डेफिनेशन ये पता है ना कि 0 भी लेगी, नेगेटिव लेगी, पॉजिटिव लेगी। अभी हमें ये नहीं पता कि नॉन ट्रिवियली भी 0 को भी अज्यूम करेगी। लेकिन इंडेफिनिट फॉर्म नॉन ट्रिवियली मतलब किसी नॉन जीरो नंबर पर भी 0 लेती है। ओके, नॉन ट्रिवियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। हाँ, वो प्रूफ होता है उसका किससे? वो एनालिसिस एनालिटिक प्रूफ है। आप टोपोलॉजिकल आपको मैंने दिखाया था, एंड एल्जेब्राइक भी प्रूफ है। ओके, क्योंकि पीछे एग्जाम में कर चुका हूं तो रिपीट यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, तो ये ध्यान में रख लो। ऐसे बीच में बहुत कुछ सिखा दूंगा। ये तो एक एग्जाम है, इसमें कुछ बहुत खास सिखाने की भी जरूरत नहीं है, आसान है एग्जाम, ठीक है? तो किसी एग्जाम अभी पार्ट सी में आएंगे क्वेश्चंस, तो तब आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के थ्रू पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और कहीं कहीं पर जहां पर मुझे प्रॉब्लम दिखेगी, आप लोग फंस रहे हैं, उसका पूरा टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ये आ गया आपका। अब पहला वाला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला, मुझे पता है ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, किससे जनरेट हो रही है? 1:3, इस वाले से। और ये सेटिस्फाई करता है किसको? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसकी इमेज जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स A² इक्वल टू I है। कोई जरूरत नहीं है परम्यूटेशन को बीच में लाने की, सीधे दिखाई दे रहा है कि A इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। आपने ऐसे एग्जांपल लिए होंगे, ठीक है? नो नीड टू, मतलब घसीटने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो कोई इतना रोल नहीं है, बट पता है तो अच्छी बात है, ठीक है? देखो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अलजेब्रा में मैंने आपको बताया, मैं आपको बता देता हूँ। जो सारे परम्यूटेशन होता है वो GLNR के अंदर एम्बेड होता है, राइट? और कोई भी परम्यूटेशन कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बताओ? अपनी इमेज पे, परम्यूटेशन मैट्रिक्स पे, राइट? उस परम्यूटेशन मैट्रिक्स का, ये आपको पता है सबको, SN GLNR के अंदर एम्बेड होता है। ये क्या हमने उसमें किया था, होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर्स में? पीछे जो होमोमॉर्फिज्म यूट्यूब में फिर भी पड़े हुए हैं, जो देखना चाहते हैं देख लेना। होमोमॉर्फिज्म की प्लेलिस्ट बनी हुई, पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बताओ मुझे। मुझे तो याद है शायद, हाँ। है सर। हाँ, तो वहां पे हमने ये भेजा था। जब भी देखो ये 1:1 होमोमॉर्फिज्म होती है, 1:1 होमोमॉर्फिज्म क्या करती है? ऑर्डर प्रिजर्व करती है, पता है आपको? आइसोमॉर्फिज्म तो करती है, बट अब 1:1 होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व्स ऑर्डर। तो इसका जो भी ऑर्डर होगा इस सिग्मा का, सिग्मा की पावर n इक्वल टू I, तो वही उसकी इमेज का भी ऑर्डर होगा जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगी। तो वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला सिग्मा 1:3 वाली परम्यूटेशन से आ रहा है, तो इसकी इमेज भी यही सेटिस्फाई करेगी। अब देखो ये तो यहाँ पे छोटा सा है ना, छोटा सा एग्जांपल है, मे भी हो सकता है कई बार बड़ी मैट्रिक्स हो और आपको पता चल जाए कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, तो आपको देखना चाहिए कि किस परम्यूटेशन से जनरेट हो रही है। तो उसी समय आपको क्या मिल जाएगी? एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मिल जाएगी, और सब कुछ आसान हो जाएगा। अदरवाइज शायद हो सकता है आप ना कर पाए। समझ में आ रही है बात? राइट, जिसको नहीं पता है ये सब। हाँ हाँ, बोलिए।
मैपिंग क्या ले रहा हो? क्या मैपिंग होगा? होती है सिग्मा गोज टू द परम्यूटेशन मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू इट। पहला कॉल आइडेंटिटी के कॉलम्स को परम्यूट कर दो, जैसे जैसे मान लो कि सिग्मा है 1 3, तो पहले कॉलम पे तीसरा कॉलम आ जाएगा, दूसरे पे जो 2 की इमेज है वो आ जाएगा। मतलब जैसे आप 1 2 3 को परम्यूट करते हो तो आइडेंटिटी के जो कॉलम है उनको परम्यूट करते हो ऐसे इधर उधर। समझे? पहला कॉलम चौथे पे गया, दूसरा कॉलम पांचवें पे गया, ऐसे करके। मतलब जो भी परम्यूटेशन होगा, परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 है, नीचे उसकी इमेज से लिखी होती है 2 3 4 6 5 ऐसे करके, राइट? तो 1 2 पे जा रहा है तो पहले पे दूसरा कॉलम लाके रख दो, बस वही होती है इमेज। आप ये होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में जाना, मैं भटक रहा हूँ एक्चुअली, मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो देख लेना यूट्यूब में, होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। लेकिन अब मिलेगा कहाँ आपको, बट यहीं पे ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है? सो अच्छा, जो होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर्स हैं रेगुलर हैं तो वो तो समझ गए होंगे, राइट? ये वाला जो मैंने बोला जी, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये काम आएगा किसी और क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो मुझे पता भी चल गया यहाँ से तुरंत, एक आइगन वैल्यू रो सम 1 है इसलिए 1 होनी चाहिए। अब 2 आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 ही हो सकती है, आइगन वैल्यू a स्क्वायर इक्वल टू आई है इसलिए, राइट? तो इट मींस ट्रेस 1 है तो 1 और -1 होगी, क्योंकि एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तीनों पॉजिटिव होगी तो 1 1 1, ट्रेस तो 3 हो जाएगा। एक 1 पक्का होनी है जबरदस्ती, ठीक? तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज भी मिल गई, तो इंडेफिनिट आ गई फॉर्म, ठीक है? क्योंकि आइगन वैल्यू नेगेटिव है तो इंडेफिनिट आ गई, तो पहला वाला गलत है, नॉन ट्रिवियली अज्यूम करेगी। पीछे एग्जाम से मैं सिखाया है इसलिए गलत है। और मैंने क्या बोला, इंडेफिनिट की रेंज क्या होती है? पूरा रियल नंबर होती है, तो ये वाला सही है, ठीक है? तो खत्म और आगे बढ़ो, नीचे देखूंगा भी नहीं। अब जिसको देखना है वो देखना और अपने तरीके से करना, ओके? मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के एग्जाम की चीज यूज कर रहा हूं, और वो प्रीवियस ईयर एग्जाम आ भी जाएगा, वहां पे आपको करा भी दूंगा, ठीक है? लेकिन सोचो अगर वो प्रीवियस एग्जाम का 23 के आसपास का है, तुम 2024 वाले इस एग्जाम में बैठे होते तो कर लेते इसको, ठीक? ऐसे ही जो आने वाला एग्जाम है उसमें मॉक टेस्ट की बहुत सारी चीजें आएंगी, जो मॉक टेस्ट में लूंगा, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये काम आएगा, देखना मैं आपको घर में आके करा दूंगा वो पेपर, ठीक है? तो हाँ, फिर देखो प्रीवियस ईयर, ओके? ओके, सी एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है यू प्लस आई वी, जी जेड इक्वल टू, अब यहाँ पे भाई क्विकली ऑब्जर्व करने वाला चाहिए कि ये जो जी जेड फंक्शन है ये मैंने ऑलरेडी देखा है, और ये है, ठीक है? अगर नहीं करोगे ऑब्जर्व तो फिर फंसोगे थोड़ी देर तक, कहोगे कहां से आ गया, क्या आ गया, राइट? यही है ना जी जेड फंक्शन, या नहीं है? देखो, एफ जेड के ऊपर बार माने यहाँ पे माइनस आना चाहिए, राइट? जेड के ऊपर बार माने वाई के साथ माइनस आना चाहिए, है ना? तो लेकिन आपने पढ़ा नहीं कि अगर एफ इंटायर होता है तो ये फंक्शन भी एनालिटिक होता है। ये तो पार्ट सी में एक क्वेश्चन ही आया हुआ था दिसंबर 2023 में, राइट? मे बी आज में आगे पीछे हो, बट आया था ना ये क्वेश्चन। अब जब ये क्वेश्चन आया था तो उससे पहले भी हमने, तो दिसंबर 2023 में ही कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो हमने ऑलरेडी किया था, देखते ही टिक कर दिया। तो अब जब तुमने प्रीवियस ईयर में भी ये किया है तो अब देखो आगे इससे कहानी कितनी सरल हो जाती है। आपको पता है जी भी एंटायर है और एफ भी एंटायर है, ठीक है? और दिया हुआ है कि वी एक्स 0 0 है इस सारे एक्स के लिए आर पर। एक्स 0 का मतलब क्या होता है? रियल एक्सिस, राइट? तो अब फिर आपको दिखाई देता है कि एफ जेड इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल एक्स इन आर, देखो, है ना? आप बोलेंगे कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखो, आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देखो ऊपर, देखो ऊपर, यहाँ पे देखो दोनों में, यहाँ पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट? ये तो लेकिन वी एक्स 0 0 है तो इमेजनरी पार्ट तो गायब, ठीक है? यस और नो? जब y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, इमेजनरी पार्ट दोनों फंक्शन का गायब, एंड यहाँ पे 0 0 पुट करने से दोनों सेम हो गए। अब तो इसका मतलब यू एक्स 0, it means fz and gz agree on whole real line, they must agree everywhere because they are entire. If two entire functions even agree on an arc, because an arc has all its limit point in the complex plane, so by identity theorem they should agree everywhere, okay? So it means they will agree everywhere, and यही मैथमेटिकली वही पूछा जा रहा है, वो कहां कहां एग्री करेंगे, देखो, एंड वी आर डन, ठीक है? हमने सरलता से शुरू किया, लेकिन इसमें क्रूसियल क्या था? बताओ क्या था क्रूसियल?
व्हाट वाज द क्रूशियल सर पॉइंट? ये आइडेंटिफाई करना F कि of z bar जी का हमारा f(z) बार है, हाँ, तो ये फंक्शन no, इस तरह। actually this was not crucial because by some other way someone may quickly observe that gz is entire. Okay, the crucial thing, yeah, हाँ ये है obviously, but crucial thing is that gz is entire, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप में भी हो सकता है कि आपको दूसरी तरीके से दिखाई दे gz entire है, लेकिन मैंने आपको बोला कि जो आपने पीछे ही किया है वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। ओके, सो ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। देखो, तो सब कुछ पीछे ही किया हुआ आएगा। मैं आपसे, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको जो भी आएगा नेट के एग्जाम में, आपको कुछ नया नहीं आएगा, आप देख लेना। तो आप, हो सकता है जो पहले दूसरे दिन आया हो तो विश्वास ही ना करे कि ऐसे कैसे होता है, नेट के में भी ऐसे आ जाएगा, क्योंकि नेट का नहीं है उतना लेवल। ओके, एग्जाम का अगर हाई हाई लेवल के एग्जाम की और अच्छी बुक्स और अच्छी प्रॉब्लम्स और अच्छे एग्जाम्स करोगे ना, तो पता लगेगा। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, रुको। ये इस वाले को देखो, अब मैंने ये भी आपको बताया है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि रेगुलर स्टूडेंट्स को ही बताया हुआ है, ऐसा नहीं है, आपको भी बताया हुआ है यूट्यूब में। कब बताया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है जहां मैंने ये वाला फंक्शन यूज किया हुआ है, जेड माइनस आई जेड प्लस आई, तो वहां पे शायद, या तो गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये वाला, तो इसको मैंने, ये कैसे अपर हाफ प्लेन को कहाँ मैप करता है, जेड प्लस आई जेड माइनस आई। ओके, द फंक्शन जेड प्लस आई एंड जेड माइनस आई वाई मैप्स अपर हाफ प्लेन टू। मुझे एक बच्चे ने पूछा था एक वीडियो में, एक्चुअली अब मुझे वो वीडियो याद नहीं आ रहा है, शायद पल्लवी ने पूछा था, उसमें पल्लवी है मुझे लगता है उस वीडियो में, उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी सीख लेना, अब मैं जो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ। देखो, ये आपको अपर हाफ, पहले तो ये समझ लो आपको दिया क्या हुआ है, राइट हाफ प्लेन, लो लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, आर प्लस का क्या मतलब है, कंसीडर द हाफ प्लेन्स, बताओ। आर प्लस z का मतलब, plus z bar by 2। आर प्लस, ओ सॉरी, आई मीन x greater than 0 तो राइट साइड होगा, हाँ राइट, ये वाला फर्स्ट प्लेन है, एंड राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ ठीक है, मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमसे पहले दो ऑप्शंस पूछ रहे हैं, ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड दैट whether t1 and t2 maps conformally r plus r minus onto the unit disk. This is first work. d को कहां मैप करेंगे, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो पहले दो ऑप्शन एक ही बात पूछ रहे हैं कि r प्लस डी पे जाएगा, r माइनस जाएगा, ये सब पूछ रहे हैं, राइट। इधर उधर स्विच है, बट ये पूछ रहे हैं, राइट। तो अब देखो, पहले से कराई हुई चीज, आपका 1 कहां पे है, ये रहा आपका ओसिट, आपका रहा ये 1, ये रहा -1, राइट। आप अपर हाफ प्लेन में एक जेट को ले लीजिए अपने मन में, ले लीजिए अपने मन में एक जेट को, कहीं पे भी उठा लीजिए। ठीक है, राइट, ये रहा आपका जेट। देखो, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूं, राइट। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 1 मिनट। तो ठीक है, अब मान लो कि, ये हाँ तो h प्लस में आपने कर दिया, मतलब r प्लस तो राइट साइड होगा ना, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई नहीं, राइट साइड में क्यों, ये राइट ही साइड तो है ना। नहीं, x ग्रेटर देन 0 है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना। तो मैंने क्या किया फिर, सही तो किया है, फर्स्ट सर क्वाड्रेंट। आपने सर एक ये तो नेगेटिव h प्लस है, एच प्लस कहाँ है, मेरा ये जो y ग्रेटर जेड है। देन 0 है, मतलब तो आपने जो ड्रॉ किया वो y। ओके, पूरा सुनो पहले। ठीक है, वो जो नीचे के पॉइंट है वो 1 और -1 है, वो 1 और -1 तो वही है भाई, उनका क्या करूं मैं, अब उनको इधर कैसे लाऊं। जो नीचे के दो डॉट है ना, वो 1 और -1 को डिनोट कर रहे हैं, 1 और -1 वही होते हैं ना। और जो ऊपर वाला डॉट है वो आर प्लस में किसी पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखाऊं। ओके, तुम लोग को समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है ना, क्लियर है ना सबको? जो नीचे के दो
ग्रीन डॉट है वो +-1 को डिनोट कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, ये जो लंबी वाली लाइन है, लंबी वाली लाइन क्या है आप बता सकते हैं? कौन सी डिस्टेंस देगी ये? जेड और Z+1, राइट? मतलब दिस इज योर जेड। अब कोई भी जेड है मान लो, तो दिस वन ये है और ये ए है। आपको नहीं लगता ऐसा? यही है ना? यस सर। ओके, कौन बड़ा है हमेशा? विच वन इज ग्रेटर? -1 पे जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस। तो मॉड्यूलस ऑफ Z+1 इज एवरी टाइम ग्रेटर, राइट? Every time, no matter where you are in the right plane. And this can be thought very quickly. मैं आपको, I may take time to convince you, okay? But this can be thought very quickly in the exam, okay? So see, so do you not think that this would always be less than 1 then? If Z comes from the R plus, and right? क्योंकि नीचे वाला बड़ा है, तो it means T1 is mapping R plus to T. Y on to, let me tell you Y on to, because अगर Z R plus से बाहर होगा, R plus से बाहर होगा ना Z, and that will go outside the disk, तो डिस्क के सारे पॉइंट लिए ही जाएंगे। वो चेक कर लेना आप ऑन टू, वो डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, ऑन टू है, आई एम सेइंग दिस। ओके, और नीचे वैसे भी गलत दिखाई जाएंगे, ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इसमें। तो ये आपको समझ में आया? सिमिलरली T2 मैप्स आर नेगेटिव टू ऑन टू T, yes or no? And these are bilinear maps, so mapping is conformal. Okay? क्लियर नहीं है? पहला वाला सही है। देखो कितनी जल्दी किया, कुछ नहीं लिखना पड़ रहा, सारे क्वेश्चन ऐसे करते हुए आ रहे हैं। ये समझ में आ गया सबको, या कुछ डाउट है इसमें? सर और एक बार सर बोलेंगे? हाँ, आप मुझे ये बताओ, आपने जेड आर प्लस से उठाया, देखो जेड को यहाँ पे अज्यूम करो। आपको यही देखना है ना, अगर आप जेड को आर प्लस से लो तो ये T1 जेड कहाँ बिलोंग करेगा, राइट? हाँ सर। हाँ, तो फिर ठीक है, आप जेड ने आर प्लस से लिया, तो आप मुझे ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस, ये Z+1 का मॉड्यूलस ये वाला डिस्टेंस है या नहीं है? एक मिनट, यस। वेट वेट वेट, अभी आने दो स्क्रीन पे। ये वाला डिस्टेंस Z+1 है ना? हाँ सर। एंड जो दूसरा डिस्टेंस है वो Z-1 है, राइट? मॉड्यूलस ऑफ Z-1, राइट? अभी आप मुझे बताइए कि ये वाला मॉड्यूलस लेस देन 1 होगा या नहीं होगा अगर जेड आर प्लस से आएगा तो? क्योंकि नीचे बड़ा वाला मॉड्यूलस है ना, बड़े से छोटे को डिवाइड कर रहे हो। तो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेस देन 1 होता है तो वो कहाँ होता है आप बताओ? डी के अंदर। डी की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, देखो। तो इसका समझ गया। मतलब जब भी जेड आर प्लस से आएगा तो वो डिस्क के अंदर जाएगा, तो पहला वाला वही बोल रहा है, और T2 के लिए सिर्फ उल्टा होगा और कुछ नहीं होगा। यहीं पे सोचो, जैसा ओके। मैंने बताया सिमिलर आर्ग्यूमेंट है, तो वेरी क्विकली हो गया ना एग्जाम में। यस सर। तो मैनी ऑफ यू में ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच कि x+y फलाना फलाना ये वो सब कर सकते हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है आपसे, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ। एंड नो नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग। या तुम म्यूट ठीक है। कर लो अपना, मैं सबको बोल रहा हूँ ये एक्चुअली ये। तो आपको समझ में आ रहा है बात? अभी तक मैंने कुछ ऐसा यूज किया है बहुत कठिन? अभी तक मैं करता हुआ आ रहा हूँ, नहीं किया, राइट? चलो आप देखो, मैं आपको छोड़ देता हूं आपके लिए, ठीक है? 15 वाले 35 वाला आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है कर लेंगे, राइट? मुझे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टाइम। 36 भी आप कर लेंगे, राइट? कुछ भी मुझे नहीं लगता इसमें खास है। जीरो पूछा है कितने ऑर्डर का है, वो सब आप थोड़ा सा इधर उधर करके कर लेंगे। जीरो दिखाने के लिए बस एक चीज आपको बता देता हूं यहाँ पे, GZ इक्वल टू आपने ये करना है, जीरो पूछा है तो ऐसे देख लेना, यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन ले आते हैं तो आप वही ऑर्डर होता है, ओके? डेरिवेटिव करके मत देखना, इसमें ऐसा करके देखना, जो मैक्सिमम ऑर्डर ला सकते हो आप जेड की पावर के, और दूसरा फिर नॉन वेनिसिंग फंक्शन ला सकते हो, बट ये साइन हाइपरबोलिक जेड है ना, मतलब ओ e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस जेड क्या होता है? ओवर 2y वगैरह वो छोड़ो,
साइन हाइपरबोलिक z into 2। हाँ, तो कौन सा जीरो होगा कौन सा नहीं होगा इधर उधर करके कितना ऑर्डर आ रहा है फिर? ऊपर जेड स्क्वायर है तो नीचे एक जेड और आएगा आई थिंक, राइट? तो कैंसिल होगा, तो कितने ऑर्डर का पोल आ रहा है? जीरो आ रहा है, वन ऑर्डर का। तो चारों में ही वन ऑर्डर लग रहा है, तो मत चेक करना इसको, जीरो। एप के बारे में पूछा है, जी का तो ऑर्डर वन ही है बोल रहे हैं ना। अच्छा, पोल के बारे में पूछ रहे हैं, जी के पास तो पोल है ही नहीं क्या? पहले वाले तो दो गलत हो गए ना। जी के पास पोल थोड़ी है, या है पोल जी के पास? जी के जी का, पास है पोल। अच्छा कैसे? सॉरी सॉरी, जीरो जीरो है, सॉरी। मैं ए सॉरी सर। कहाँ है जीरो पोल? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मैं बोल रही हूँ जीरो है, पोल नहीं, सॉरी। सर है 0 पोल। कैसे है जीरो पोल? तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, फिर इन्फिनिटी आ जाएगा जी पर। लिमिट एग्जिस्ट नहीं बट उसका करेगी? जीरो जे कैसे आएगा? जेड बाई जेड कैंसिल वगैरह नहीं होंगे? ऊपर भी तो जेड स्क्वायर रखा है उन्होंने। पोल की डेफिनेशन पता है आप लोग को बच्चों? 1/z⁴n इंटू सम फंक्शन आना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए। इसके पास पोल नहीं है, हट रहा है, तो पहले दो ऑप्शन गलत हो गए। और इसके जीरो का ऑर्डर एक है, तो दोनों में जीरो का ऑर्डर एक ही दिया है, तो एप का भी चेक करना पड़ेगा। तो एक इधर आ जाएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन चेक है, सही है। मतलब आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू ड्रॉ समथिंग। आई मीन इट्स दैट्स इजी, राइट? सबको पता है ना साइन हाइपरबोलिक जेड का? या नहीं पता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन हाइपरबोलिक जेड हमको नहीं पता है, ये नाम है सिर्फ। ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड बाई टू को हम साइन हाइपरबोलिक जेड बोलेंगे, वो तो एक नोटेशन है, राइट? तुम्हें तो उससे यूज कर लेना, मत लाना साइन हाइपरबोलिक जेड को बीच में, तो उसकी दोनों की सीरीज खोल के देख लेना। वन से वन कैंसिल होगा तो एक जेड बाहर आएगा, ठीक है? ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। ये सर जी पर पोल नहीं आएगा। हाँ, तो ये दोनों बहुत आसान है, राइट? अब आते हैं, हम यहां तक कर चुके थे, कल हमने ये सब नहीं किया था, ठीक है? मतलब कल मैंने आपको ऑरेली कराया था, तो यहां तक। अब मैं इनको क्विकली आपको सही से कराता हूँ, ठीक है? मतलब क्विकली और थोड़ा ज्यादा बोल लूंगा, ओके? अभी तक भी हम करते ही आ रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि कल मैंने कुछ भी नहीं बोला था इन क्वेश्चंस के बारे में, राइट? तो आप देखो पहला वाला कैसे करेंगे, ओके? एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, कई बार जैसे आप में से बहुत सारे मिस करेंगे, देखना है इस बात को। अब मैंने बोल दिया तो नहीं करोगे, अब आप वो हो जाओगे सजग, लेकिन कर जाते हैं आप लोग मिस, ठीक है? मैंने क्या बोला, जब आप पार्ट बी का क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको अगर पता चल जाए पहला ही सही है तो टिक कर दो और आगे निकल जाओ। कई बार छोटी सी चीज होती है और वो दिमाग में नहीं आती है, पहला टिक हो जाता है, गलत हो जाता है, नीचे देख लेते तो शायद पहले में सोचना भी पड़ता, ठीक है? तो इस बात से विश्वस्त रहें और आश्वस्त रहें कि कहीं पहला वाला हमने पक्का ठीक किया है ना। जैसे ए क्यूब इक्वल टू आई था, तो ए डायगोनलाइजेबल, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है ना। ए क्यूब इक्वल टू आई तो ए इज डायगोनलाइजेबल, बराबर, नीचे को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो कई बार देख भी लेना चाहिए। जैसे अब यहां पे आप मिस करते, मुझे शायद ये बात बाद में बोलनी चाहिए थी, पहले बोल दी मैंने, लेकिन देखो, पी बी अ प्राइम नंबर एन एलिमेंट, ये सब डेफिनेशन हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के प्रिमिटिव रूट बोलते हैं उसका ऑर्डर अगर p-1 होता है तो, राइट? जनरेटर मतलब जेड मॉड्यूलो पीजेड के जो भी जनरेटर होते हैं उनको हम प्रिमिटिव रूट बोलते हैं, बोल रहा है। और एसपी क्या है? नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ दिस रिंग। और इसका तो आपको एक एक चीज पता है, राइट? या कुछ पता नहीं है इनका आपको? ये यूनिट ग्रुप्स का आपको सब कुछ पता है ना? भाई देखो, ऐसा नहीं है कि रेगुलर स्टूडेंट्स को ही पता है, जो क्रैश कोर्स वाले हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। आज आप ही देख लेना, आज ही देख लेना, विथ प्रूफ है। अगर देखना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं है टाइम तो आप जानो, बस याद कर लेना। यूनिट ग्रुप स्ट्रक्चर्स, ऐसे होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में एक लेक्चर होगा, ठीक है? प्लेलिस्ट है होमोमॉर्फिज्म की ओनली, वहां पे देख लेना, पूरा डिटेल में इनका सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? हमसे पूछा है इस सीरीज के बारे में, डरना मत इस सीरीज से, सिर्फ आपको ये अंदर वाली चीज का पता करना है और फिर आगे की चीज आपको पता है। मैं देख रहा हूं इन्होंने पिछले में भी इसमें भी ये अलजेब्रा और एनालिसिस को मिक्स कर रहे हैं। अब देखना, एक क्वेश्चन इससे पीछे भी आया था, उसमें भी लिमिट इन्फीमम सुप्रीमम पूछा था इन्होंने आइसोमॉर्फिज्म क्लास वगैरह करके, और वो मुझे भी अच्छा लगता है, तो अच्छा ही कर रहे हैं मेरे तरफ से तो, ठीक है ना? आपको क्या लगता है? कुछ जो अलजेब्रा नहीं होगी ये होगी, वो कह रहे होंगे यहाँ भी एनालिसिस,
ठीक है, बट अच्छा है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको पता है एसपी कितना होगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स? बताओ बताओ कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ 5p जनरेटर्स? minus 1 क्या? 5p minus 1 सर। हाँ, 5p-1 होंगे। हाँ, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, p-1। लेकिन ये मत समझना मैं कि मैं बोल रहा था कि तुम यहाँ पे गलती करोगे बच्चों, यहाँ पे जरूरी नहीं है गलती करोगे। ओके, आगे है गलती। तो 5 of p-1 ओवर p-1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये sp ओवर 5 मतलब ये वाला है। तो अब आपको बताओ ये क्या लेस देन 1 होगा? आप क्विकली बताओ तो जरा। यस सर होगा। हाँ, यही गलती है इसमें। लेकिन ये p=2 पे नहीं होगा, एग्जैक्ट 1 होगा। ये बहुत सारे लोगों को पहले में लगेगा। और उसने देखो पहला और तीसरा ऑप्शन देखो। पहले ऑप्शन में बोला है फॉर ईच p<100 दिस कन्वर्ट्स। आप टिक करके भागोगे सारे। p=2 पे ये 1/1 आएगा। देखो p=2 पुट करो, 5 of 1 1 एंड p-1 1। वहां पे चक्कर हो गया, लेकिन इससे बिल्कुल आभास भी नहीं होने दिया है। लेस देन 100 किया, टू को लाया नहीं है कहीं बीच पर, और हम पहले वाले को टिक करके चले जाएंगे, नहीं देखेंगे आगे। तो ये माइनर सी मिस्टेक है, और ये क्वेश्चन हमें पूरा सही से आता है सभी लोगों को, आपको, लेकिन गलती हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा देख भी लेना चाहिए। जो चीजें आपको पहले से पता है, बहुत ही विश्वस्त हैं, वो ठीक है वहां पे, लेकिन एक नजर मारने में कुछ नहीं जाता। देखो दूसरा गलत दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये डाइवर्ज करेगी, नहीं जरूरी नहीं है डाइवर्ज करेगी। तो दिस इज लेस देन 1 इफ फी इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, देखो अब आप बोल रहे हैं सर कैसे लेस देन 1 आ रहा है? देखो मैं आपको बता, अंदर वाली चीज। हाँ, p-1 वे सारे नंबर जिनका जीसीडी p-1 के साथ क्या है, 1 है, वो हमेशा p-1 से कम आएंगे अगर p2 नहीं है तो। देखो आप कोई भी n ले लो ना, आप 5 10 ले लो, तो 10 तक के, 1 से लेकर 10 तक के सबका जीसीडी तो 1 नहीं हो सकता ना 10 के साथ। एटलीस्ट 10 का तो नहीं होता, कम से कम वो तो है, राइट? तो 5n इज ऑलवेज लेस देन n इफ n इज ग्रेटर देन 2। डू यू एग्री? सर p ग्रेटर देन 3 होगा। 3 पे क्यों? 3 पे तो नीचे 2 आएगा, राइट? और ऊपर 1 आएगा। सॉरी p ग्रेटर देन 4 होगा क्योंकि 4 पे ऊपर 2 होगा। ये p तो प्राइम है ना, तो क्यों 4? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो 4 में भी आ रहा हो तो इन जनरल 4 में आ रहा है क्या? 4 में तो नीचे नहीं। मैं बोल रहा हूँ 5n/n बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली। इन जनरल n के लिए बोल रहा था मैं, कोई भी नेचुरल, बट चलो वो यहाँ पे नहीं चाहिए। आपको ये समझ में आ गया बच्चों? p-1 के साथ सारे के सारे तो जीसीडी 1 नहीं दे सकते ना, तो इसका मतलब दूसरा वाला गलत है और पहला वाला p=2 की वजह से गलत है। और ये मिस्टेक में भी बहुत सारे लोग करेंगे। सजग होने के बाद भी आप लोगों ने कर दी। ऐसा मत समझना कि आपने बोला नहीं तो नहीं की होगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कर गए होंगे, राइट? तो पहले वाला, तीसरा वाला परफेक्ट सही है, राइट? देखो 2 नहीं लाया है, 200 लाया। यहाँ पे तो चौथा वाला चेक ही नहीं करना है। कोई कहे बहुत ही आसान है, हंसी क्यों आ रही है आपको? हंसने वाला क्या बोला मैंने, या गलती से तो वैसे, क्या पता कुछ हो, हम भी हंस लें थोड़ा, बता दो। नहीं बताओगे? यार गौरव आपकी आवाज नहीं आ रही है, बताओ एक बार और। 2 की बजाय 200 लिखा था तो वो अरे 2 की जगह 200 लिखा था इसलिए। हाँ, ऐसा करते हैं। तुम होते तो तुम भी 2000 लिखते, क्यों? ताकि शक ना हो किसी को 2 के बारे में। है ना? 2 का शक नहीं कराना चाह रहे ना, शक हो जाएगा, फिर 2 हो पड़ा रहेगा तो मान लो 3 4 ऑप्शनों में 2 दिख रहा है, फिर आदमी सोचने लग जाता है 2 के बारे में। वो सोच रहे थे कि 2 को भूले। ठीक है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग भूल गए। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर घर आके ये मत बोलना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। ठीक है जी, सिली मिस्टेक एक भी नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं। अभी तक हम करते आ रहे हैं, देखो कहीं पे भी नहीं हुई। कल, हाँ, कल एक जगह मैंने गलत बोला, देखो मैंने भी। ठीक है,
38 वाला क्वेश्चन है, वेल नोन आर्ग्यूमेंट है। तो वेल नोन प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो ग्रुप एक्शन नहीं, सॉरी, ग्रुप एक्शन से नहीं होती। आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम मैंने देखी हुई है ऑलरेडी बुक्स में, और मैंने बच्चों को सॉल्व भी कराई है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनने लेक्चर्स में देखा होगा, राइट। ये प्रॉब्लम है भामरी एंड खन्ना में भी है। अगर आप कंजुगेट्स देखोगे ना, कंजुगेट सब ग्रुप एनएच वगैरह देखोगे, तो नॉर्मलाइजर और कंजुगेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको दिख जाएगा ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। बट ये क्यों सही है तीसरा वाला, इसका मैं बता देता हूं आपको क्यों सही है। मुझे पता है कि कभी भी कवर नहीं करता यूनियन। अगर आप कोई प्रॉपर सब ग्रुप से यूनियन लेते हैं ना, उसके सारे कंजुगेट का, वो कभी भी जी को कवर नहीं करता। तो मेरे तो यहाँ पे टिक कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है। और मुझे देखा हुआ होना भी चाहिए, ठीक है। मैं तो टीचर भी हूँ। दूसरा, मैं एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी में हूँ, तो होना चाहिए मुझे देखा हुआ। एल्जेब्रा की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है। तो दूसरा, अच्छा आवाज आ रही है क्या पीछे से, बताओगे क्या? नहीं आ रही है के है लिए है सर। ये, हाँ? तुमको कई बार समझा चुका हूँ, कई बार इसका उत्तर नहीं समझ आएगा। तो तुम आ रही है आ रही आवाज। है? क्या आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, पीछे से नहीं आ रही। पीछे से नहीं आ रही है? पक्का? चलो पीछे वालों से खाली बोल रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। नो नीड टू नो दैट आपको इसको करेक्ट पता हो, ठीक है। करेक्ट वाला अभी मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको, चलो मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। सो तो देखो, पहला बोला है जी इज एबिलियन देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज एन। एन कार्डिनलिटी है आपके जी के ग्रुप की, ऑर्डर ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, हाँ। तो वो जरूरी भी है, नहीं तो ऐसा होगा ही नहीं, एक्चुअली पॉसिबल नहीं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एच बेचारा कुछ मतलब हो ही नहीं पाएगा ना, तो इसलिए अब जी एबिलियन होगा तो यहाँ पे ये यूनियन पूरा का पूरा एच आएगा, क्योंकि जी और जी इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट? नहीं हो जाएंगे एच अगर जी एबिलियन है तो उस केस में तो इम्पॉसिबल है कार्डिनलिटी एन आना, तो इसको करो कट। अब तो मतलब जी एबिलियन के केस में कार्डिनलिटी एन नहीं आती है। अब पूछा है कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगी, क्योंकि ये सही है, ये लेस देन एन ही आ रहे हैं, इसे आप टेक नहीं कर सकते, इसको एलिमिनेट करना है। सेकंड को देखते हैं, अगर डिवाइड करती है इनको तो जी एबिलियन होगी। तो अब यहां पर हमें फर्स्ट नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो क्या है आपके दिमाग में भाई? S3 आएगा, राइट। S3 को आप जानते हैं जी, I1213 लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख देता हूं, 3 साइकिल दो, हाँ। ओके, यहां तक क्लियर है ना बच्चों? ओके। अब मुझे एक एक्स उठाना है, मुझे सारे कंजुगेट का गेम पता है S3 में, राइट। और वो डिवाइड करे, तो कौन सा डिवाइड करेगा? ओके, 3 वाला लेता हूँ, सब ग्रुप लेता हूँ H वाला जिसमें 3 एलिमेंट है, जो एक 3 साइकिल से जनरेट हो रहा है, ओके। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 3 है। तो नंबर ऑफ कंजुगेट्स ऑफ H बता दो कोई, जल्दी से बताओ। गौरव बताएगा कितने कंजुगेट है, गौरव H के। H का कंजुगेट एक दूसरा सब ग्रुप होगा ऑर्डर 3 का, S3 का, क्योंकि कंजुगेट और H का ऑर्डर सेम होगा ना। हाउ मेनी कंजुगेट्स ऑफ H आर देयर इन S3? श्री सिंधु। हाँ सर। तो कंजुगेट तुम ही बोलो। सर आपका आपने एज को क्या लिया है? A subgroup generated by a 3 cycle. आई मीन बेसिकली So how many conjugates of H are there? 2. नो सर, 1 only, right? yes, Why? one Because only. yes. because a conjugate has also order 3, and A3 is the only subgroup of Order S3, order 3, right? H is A3, okay.
सो समझ में आई बात? मैंने क्यों लिया A3 को, अभी मैं ये भी बता देता हूं आपको। यहाँ पे A3 क्यों चुनाव किया, इसलिए किया क्योंकि बोला था कि ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स है। मुझे पता था A3 अकेला है तो कंजुगेट्स कुछ आएंगे नहीं, तो इस केस में आपका जो एक्स की कार्डिनलिटी आएगी वो 3 आएगी, डिवाइड भी करेगा लेकिन जी एबिलियन नहीं है। ठीक है, ठीक सर है। यहाँ पर नॉर्मल है ना A3? हाँ A3 नॉर्मल है, राइट। हाँ ये राइट, ऐसे भी बोल सकते हैं सो ऑब्वियसली। उसका तो एक A3 नॉर्मल है तो देयर इज ओनली वन कंजुगेट। यस सर, यस। राइट, शाबाश। तो अब आता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स एन। अब फिर हम इसी में ट्राई करते हैं दूसरा सब ग्रुप लेने की, ये वाला। सो H इक्वल टू लेते हैं 2 साइकिल से जनरेट होने वाला। तो हाउ मेनी कंजुगेट्स आर देयर ऑफ H? 3 कंजुगेट्स, राइट। 3 कंजुगेट्स ना, एक आइडेंटिटी होगी और दूसरा क्या होगा, वो वाला। तो ठीक है, उन सबका यूनियन कर दो सारे कंजुगेट का। एक्स क्या है, उन सबका यूनियन। तो एक्स क्या आएगा इस केस में, आइडेंटिटी आएगी, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 3 2 आएगा। समझ में आई बात? इसकी कार्डिनलिटी 4 है, डिवाइड नहीं करती है इनको। एन यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो तीसरा वाला सही है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको पता हो कि ये क्यों सही है। अब क्यों सही है मैं आपको जानना है तो मैं आपको बता देता हूं। ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। NH इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कंजुगेट्स ऑफ H होता है कार्डिनलिटी ऑफ G ओवर ये होता है, राइट। और फिर यहाँ से H की कार्डिनलिटी R वगैरह मान के, ये तो भामरी एंड खन्ना में लिखा हुआ है, देख लेना। कोई बच्चा अपने नोट्स से भेज देना, मैंने करवाया हुआ है। सिर्फ काउंटिंग आर्ग्यूमेंट है, कुछ नहीं। ओके, ये लगाना है आपको तो कर देंगे। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं, एग्जाम में आपको नहीं पता हो सकता है। अब आता हूं मैं इसमें। देखो ये भी कराया हुआ है क्वेश्चन है। अभी तो ग्रुप थ्योरी में कुछ ऐसा है ही नहीं है जो नहीं करा हुआ है आपको। ओके, है कुछ, ये भी करवाया है मैंने। सो मतलब इस एग्जाम से पहले करवाया, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम जब हुआ है, ये मैं समझना एग्जाम के बाद। और ऐसा ही मैं आने वाले एग्जाम के लिए भी बोल दे रहा हूँ आपको, पहले कराया हुआ ही आएगा सब। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं देखो। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पढ़ा है ना आपने, ये वाली होमोमॉर्फिज्म है। x गोस टू टी स्क्वायर एंड y गोस टू, इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म व्हिच सेंड्स x टू टी स्क्वायर y टू टी क्यूब, राइट। तो वहीं जब आपने, मैं आपको बार बार होमवर्क दे देता हूँ ये जब भी आता है, ये सब्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आती है तो बोलता हूँ R10 की बुक जाके खोल के देखना, उसमें है सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। जब आप खोल के देखते हैं तो उसके आगे एक एग्जाम्पल भी है और वो यही वाला है, बस वहां QXY है, मे बी ये CXY है, आई थिंक, राइट है ना। QXY में तो मे बी जो भी है, बट ये वाला एग्जाम्पल भी है एक्चुअली, आगे उसने यूज करके बताया हुआ है, इसका कर्नेल है, अच्छा सा यूज किया हुआ है। ओके चलो ठीक है, हम खोते नहीं है आगे। अब ये बोल रहा है कि साई इज सर्जेक्टिव। ठीक है भाई, अगर x t क्यूब के पास जा रहा है, y t इसके पास जा रहा है, तो इसकी इमेज आ रही है ये CT स्क्वायर CT क्यूब। क्यों श्री सेंधु, यही आएगी ना इमेज? हाँ सर। बच्चों आएगी कि नहीं आएगी ये इमेज? द सर स्मॉलेस्ट रिंग, हाँ बोलो। सर पर सर्जेक्टिव होगी क्या? मैं कब बोल रहा हूँ सर्जेक्टिव है, सर सीटी आप थोड़ी है। हाँ हाँ सर, आपने टिक किया सर। नहीं नहीं, तो यही आएगी ना बच्चों इमेज। क्यों आएगी ये इमेज, कोई बताओ चलो आर्गुमेंट। ठीक है, लग तो रहा है ये आएगी, बट कैन यू गिव द आर्गुमेंट? तो ये ऑन टू नहीं है फिर, अगर ये आएगी तो इमेज में बताओ श्री सेंधु, आर्गुमेंट दो तो। व्हाई दिस विल बी इमेज? सर सी तो सी में ही जाएगा ना, वो तो फिक्स रहेगा, और एक्स तो टी स्क्वायर में जाएगा, वाई टी। C goes to go, right? But x and y generate CXY, right? So their यस। image will generate the image of the ring homomorphism. So the smallest ring generated by T square and T cube will be the image, and this does not contain T, right?
सारे लोग जानते हैं ये टी को कंटेन नहीं करती है, टी एब्सेंट होता है इसमें, बताया ना आपको। हाँ तो ये मैं आपको देखो बता रहा हूँ आपको सोचना कैसे, ये आसान है। अब दूसरा वाला ये पूछा है कि अगर कोई देखो, चौथा वाला अगर देखो, मैं ये दो एक से हैं, मैं इसलिए चौथा वाला देख रहा हूँ। हाँ फिर देखता हूँ इनको। एफ अगर फाई ऑफ मतलब साई ऑफ एफ एक्स वाई, मान लो कोई एलिमेंट है जो कर्नेल में है, तो उसका स्क्वायर भी कर्नेल में होता है, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है एक्चुअली, राइट। ये तो सबको पता है ना, फाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो साई ए का स्क्वायर तो बहुत आसान है कि साई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो 0 तो 0 पे जाएगा, तो ये तो गलत है भाई। अब ये बोल रहा है कि अगर ये कर्नेल में है फॉर पॉलिनोमियल्स p1 p2, देन दोनों जीरो पॉलिनोमियल होने चाहिए। दूसरे में बोल रहा है नहीं, नॉन जीरो पॉलिनोमियल के लिए भी ऐसा हो सकता है, तो एक ही सॉल्व करना है हमें। तो चलिए मान लेते हैं ये 0 पे जाता है। अगर ये 0 पे जाता है इस टाइप का पॉलिनोमियल, तो क्या होना चाहिए श्री सिंधु बताओ। इफ दिस गोज टू 0 देन व्हाट शुड हैपन। सर वो P1 टी स्क्वायर टी क्यूब और या हाँ वो p2 t square 0 equal होगा। to 0, right? But now can you I mean see the contradiction that this cannot be even and 0? odd even and odd degrees compare. हाँ, यस क्या क्या कंपेयर करोगे? even करो and odd degrees, even and odd degrees, एक साइड इवन डिग्री बनेगी, एक साइड ऑड डिग्री बनेगी। ठीक है बच्चों, देखो अब अगर ये दोनों 0 हैं तो ठीक है, अगर ये नॉन जीरो है, ठीक है, अगर इधर उधर भी ले सकते हो हाँ दोनों को, मतलब ऐसे कर सकते हो, p2 टी स्क्वायर माइनस आगे लगा दो, ठीक है। अब दोनों साइड की डिग्री देखो, p2 टी स्क्वायर, अब दोनों साइड की डिग्री देखो, बताओ डिग्री क्या है। अब तो वो सिंगल वेरिएबल के पॉलिनोमियल है वो। अगर नॉन जीरो है दोनों, p2 नॉन जीरो है तो फिर p1 भी जीरो, p2 जीरो है तो p1 भी जीरो होगा, देख लो आप, राइट। तो चलो अब अगर नहीं है नॉन, मान लो नॉन जीरो है, दोनों साथ साथ नॉन जीरो होंगे, वो होंगे तो, अदरवाइज दोनों जीरो होंगे। तो डिग्री देखो दोनों साइड, इसकी डिग्री इवन है, हाँ ये ध्यान रखना, इसकी डिग्री इवन ही आएगी क्योंकि ये टी स्क्वायर है। p1 टी स्क्वायर हैज इवन डिग्री, p2 टी स्क्वायर हैज आल्सो इवन डिग्री। तो इस टाइप की डिग्री ऑड हो जाएगी, उस साइड की डिग्री इवन हो जाएगी, तो नॉन जीरो तो नहीं हो सकते फिर, तो जीरो ही होना पड़ेगा दोनों को। तो इसका मतलब ये वाला सही है। अब और मुझे विश्वास है कि ये जो क्वेश्चन बना है ये उसी आर्ग्यूमेंट से बना है जो आर्टिन की बुक में है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं आर्टिन की बुक से ही आर्ग्यूमेंट देखकर बना है, नो, मतलब वो आर्ग्यूमेंट यूज होता है, उस आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड ये है ये क्वेश्चन, आप देख लेना। ये वाला ही इसी तरीके का वहां पे एक क्वेश्चन है। तो कभी अगर मैं होमवर्क देता हूं तो उसको टेक सीरियसली, ओके, ठीक है। तो यहां तक हमने कल किया ही था, पार्ट बी को पूरा कर लेते हैं, ओके आज, फिर पार्ट सी को कल पूरा कर लेंगे, ओके। सो इस वाले को कैसे करेंगे? Sorry for the inconvenience. Okay, so okay, let n be the set of positive integers. टोपोलॉजी का है और इसको भी क्विकली करते हैं। ओके, कंसीडर आर, देखो इतनी टोपोलॉजी सबको आनी चाहिए, ये बहुत आसान है। कंसीडर आर स्क्वायर विद द यूक्लिडियन टोपोलॉजी एंड द सबसेट्स। दो सबसेट्स दिए हुए हैं आपको, लेकिन दोनों में अंतर है। ओके, पहला वाला देखो क्या है, n1/n है, ठीक है, मतलब समझिए इस वाली लाइन पे, ठीक है। पहला वाला किस पे है, इस वाले ग्राफ पे है ना ये, राइट, n1/n 1 1। तो दूसरा वाला थोड़ा सा अलग है, हाँ ये ध्यान रखना, दूसरा वाला वैसा नहीं है, ए बी का सबसेट है, पता है,
या नहीं पता है? ओके, तो which of the following is are true? A is closed. अब आपको पहले पता है कि A जो सीक्वेंस है ये कहां कन्वर्ट कर रही है? अनबाउंडेड सीक्वेंस है ना प्रॉपरली। नॉर्म देखो उसकी, डाइवर्जेंट कर रही है प्रॉपरली, डाइवर्जेंट। तो क्लोज्ड है ए, बिकॉज इसके पास कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है। ए के पास साफ दिखाई दे रहा है, वैसे ग्राफ में भी। अब ये पूरा ग्राफ नहीं है ये, उसमें डॉट डॉट पॉइंट है, मतलब 1 1 1 1/2 2 1/2, तो वो समझना आप। B is not a closed subset, so you just need to check कि B closed है या नहीं है। तो what do you think, B is closed or not? क्लोज नहीं है सर। Why? Which limit point is outside? सर 1 0। Okay, sabas. Right. Very good. So this sequence, okay, so let me ask few questions to student also. Okay, निधि बताओ कौन सी सीक्वेंस जाएगी 10 पर? बी में कौन सी सीक्वेंस होगी जो 10 पर जाएगी? कैन यू सी दैट? 1,1/m. Sabas. 1,1/m. So this goes to 10, okay, and 10 is not clearly there, does not belongs to B. तो पहला वाला सही है। बहुत क्विक है ना बच्चों टोपोलॉजी का। अब आती है भाई, यहां तक हमने कर लिए, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, सब में आपने सीखा, मैंने लिख के भी बता दिया। अब आता है 41, मैंने परसों भी ये करके दिखाया था, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। और 42 में भी है कुछ खास, ठीक है, तो मैं करा देता हूँ। 43 में भी खास नहीं है, बट यू शुड नो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। 44 भी आसान है, मतलब पीछे का करा हुआ ही है। 45 में सिर्फ आपको पता है एफ की जगह क्या लेने हैं, राइट? तो फिर 2 3 लेके पता चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है। और ये वाला तो इसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसके लिए आपको यूलर लेग्रांज इक्वेशन पता होनी चाहिए। एंड खेल खत्म हो गया, ठीक है। ये खेल चलेगा, मैं याद करता हूँ, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। सो डेल एफ बाई डेल वाई, अभी सुधारना मत, मैं देखता हूँ। डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश, अच्छा क्या गलत है सही है बताओ? सही है? मैं मुझे याद होना जरूरी नहीं है, मैं ये बता दूं आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन लगा के कर लोगे सॉल्व, और ये वाला भी डायरेक्ट ही है, मतलब इनमें मुझे नहीं लगता कुछ ट्रिक है। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, किसमें ध्यान रखने वाला है, इसमें है, मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा, ओके। ये देखो, ये मैंने आपको कम से कम 50 बार करा दिया हुआ है ये क्वेश्चन, कि भाई जब भी बाउंड इंडिपेंडेंट ऑफ वाई के बाउंड से हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन ऑन आर होता है। देखो यूनिक सॉल्यूशन तो क्लियर है, राइट? तो ये वाला काटो, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन बोला है, ये वाला काटो। यूनिक सॉल्यूशन इन द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ, ये थोड़ा सा मतलब इसमें होगा बोल रहे हैं, तो मैक्सिमल इंटरवल आपको पता होना ही चाहिए। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये रेक्टेंगल होगा आपका, राइट? अच्छा मैं बोल देता हूँ, पर इसका मैं पूरा प्रूफ नहीं करना चाह रहा एक्चुअली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये किया हुआ ही आपको दे देता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने किया हुआ है, सॉल्यूशन लिखा है, तो वो दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग, आई मीन कैलकुलेशंस, आई डोंट वांट टू रिपीट, ओके। सो पार्ट बी के साथ वी आर डन। सर 43 का
डिस्क में सॉल्यूशन होता है लाप्लास इक्वेशन का, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में चेंज करना और वहां से यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। मैंने गेट के क्वेश्चन नंबर 65 में करवाया है, मे बी 2023 में। ठीक है, फिर नहीं होगा ठीक है मुझे बता दें। हाँ, लेकिन एक चीज आई वांट टू मतलब मेक इट क्लियर हियर दैट जैसे अभी एक बच्चे ने किया था ना, वो ऐसे नहीं, मतलब वो अभी कई बार तुक्का लग जाता है। ओके, तो एग्जैक्ट हमें पता हो जाना चाहिए, वही सॉल्यूशन होता है और उसी तरीके से आता है, वो ओनली सॉल्यूशन होता है। तो वहां से यूनिकली कांस्टेंट डिटरमाइन हो जाएंगे। तो ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि वही सॉल्यूशन होता है। ओके, तो फिर हो जाएगा। ओके, और फिर कुछ नहीं आएगा तो मुझे कल पूछ लेना। कल का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये ट्राई करके आना आप खुद। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा पार्ट सी करेंगे। ठीक है, क्या छोड़ना है क्या करना है वो सब आपको समझाऊंगा, पार्ट सी का पूरा। और फिर आगे भी कर लेना। ठीक है, अगर किसी ने ये कर लिया है तो सारी क्विक क्विज बताऊंगा, और यहाँ चीज बहुत सारी चीजें रिवाइज होती हैं, बहुत सारी चीजें पार्ट सी में। ठीक है, ये क्योंकि पार्ट सी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओके।